मेरा जो कैरेक्टर जो मेरा बिल्ड हुआ है मेरी फैमिली से, मैं एक मेवाड़ फैमिली से हूँ। महाराणा प्रताप की जन्मभूमि से, वहाँ से हूँ। तो हमारे में अंदर एक ना छोटा-सा, चाहे उसे ईगो कह लो, चाहे एटीट्यूड कह लो, वो है हमारे अंदर। ठीक है, काम करने के लिए हम झुक सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि जिससे हमारा ज़मीर गवाही ना दे या फिर हमारी इतना मतलब इज़्ज़त एकदम जैसे वो झुकाना चाहते हो वैसे नहीं झुक सकते वैसे नहीं। एग्ज़ैक्टली। तो वो चीज़ ना, वो चीज़ मुझे, हाँ, मैंने बोला मुझसे मेहनत करवा लीजिए। शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन था। इतना अंधा फ़ैन था कि अगर कोई कुछ कह दे, तो उससे हाथापाई हो जाए। अब इनकम टैक्स ले रहे हो मेरे से, मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल, सड़क, अस्पताल, स्कूल वहाँ से बनाओ, मेरे मंदिर को क्यों कब्जा कर रहे हो? चलो मान लेते किसी व्यक्तिगत को नहीं देना, पर मैं हिंदू बोर्ड बना देता हूँ, उसके अंदर कर दो सारे। कि हाँ, आवाज़ उठ रही है, हम खुद वीडियोस बनाते हैं, मैं खुद बनाता हूँ, तो सनातन बोर्ड तो बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। आप और मेरे में अंतर सिर्फ इतना है कि आप भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा मिल रहा है, उसी में खुश हैं। मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी 5% ना करे भाई, वो 100% जो वादा कर रही है वो करके दिखाए, बात खत्म। सबका साथ सबका विकास नहीं, जिसका वोट उसका विकास, और जो बच जाएगा उससे बाकियों का विकास। नमस्कार, मेरा नाम सुशील सिंह है, आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में आज हमारे गेस्ट हैं श्री इंद्रजीत कीर जी। बॉडी बिल्डर हैं, एक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दिनों तक कोशिश करी है। अब भी आपको इनके कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं जो एंटी नेशनल तत्व हैं, जो भारत को विखंडित देखना चाहते हैं, उन सब के खिलाफ हैं, उन सब से लड़ाई करते हैं, उन सबको उनकी जगह दिखाते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ईमानदार आदमी है। इंद्रजीत भाई से मैंने काफ़ी दिनों से मैं उनको फॉलो करता था इंस्टाग्राम पे, और फिर धीरे-धीरे हमारी बातचीत आगे बढ़ी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी आप एक बार हमारे पॉडकास्ट पे आइए। आप इनका पॉडकास्ट देखिए और ये समझिए कि किस प्रकार से इन्होंने एंटी नेशनल्स के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, और सफल ज़रूर होंगे। पहले तो मुझे बताइए टैटू क्या बनवाया आपने अपने हाथ पे? एक्चुअली यहाँ पहले कुछ और था, फिर इस तरीके का डॉग मुझे लेना था, मुझे पसंद था, जैसे साइबेरियन हस्की वगैरह। तो पहले मैंने ये टैटू बनवाया, फिर मैंने अपना जो डॉग है साइबेरियन हस्की वो लिया। उसके बाद में फिर इसको मैंने फिल करवाया, लाइक जैसे होता है ना, ट्विलाइट सागा मूवी है उसमें जैसे, तो उस तरीके से बनवाया है कि एक वो चांदनी रात, कौन सी रात होती है ना उनकी, उसके अंदर वो निकल रहा है यहाँ से फुल मून, और तो उस तरीके से कुछ बनवाया। बट ये एक सिटिंग और बाकी था इसमें। दर्द इतना ज्यादा हुआ कि मैंने मना कर दिया कि अब नहीं, अब बाद में, क्योंकि 9 से 10 घंटे की सिटिंग थी इसमें, और हाथ में स्वेलिंग आ गई थी बहुत ज्यादा। तो फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिला दोबारा इसकी सिटिंग आपको करवाने का। ट्वाइलाइट सागा क्यों पसंद है? आप तो मतलब इतने अच्छे खासे मैनली हो। ट्वाइलाइट सागा मतलब बड़े ही गे लुकिंग टाइप के मर्दों की फिल्म है। नहीं, मतलब हॉलीवुड दोनों मूवी। हीरो जो हैं उसके, हाँ 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 हाँ, वो मैनली बिल्कुल नहीं है, दोनों इवन के जो इसमें दोनों। एक्ट्रेस है जो मुझे हाँ, मतलब मेरा क्रश है, उस था हाँ, उस पे हाँ, किसी हाँ, जमाने हाँ। में, वो खुद इवन वो है क्या बोलते, लेस्बियन शायद में भी ऐसी हैं। बट वो मूवीज पसंद थी, उनकी जो स्टोरीज है ना, इस टाइप के मूवीज मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, मतलब कि जिसमें वेयरवुल्फ बन जाए रात को। वेयरवुल्फ है। हाँ, नहीं वो भी पसंद है, मेथड जो करते हैं ना, वो भी जो बेस्ड ऑन स्टोरीज होता है। डेंजल वॉशिंगटन जो एक्ट करते हैं, हाँ, हाँ, वो भी पसंद है, हाँ, वो हाँ। बहुत अच्छा एक्ट करते हैं। कौन-कौन सी फ़िल्म डेंज़ल की देखी है? जैसे इक्वलाइजर तो एक तरीके से फाइट वाला हो गया, बट अगर हम उसकी बात करें एक्ट की, तो एक नाम उनकी अभी फ़िल्म थी अभी अभी ग्लोरी, अगर देखी हो आपने, 1982 में आई थी वो ग्लोरी, या 1986 में। उसमें डेंज़ल वॉशिंगटन, मॉर्गन फ्रीमैन दोनों हाँ, हैं। मॉर्गन फ्रीमैन, अच्छा हाँ, अच्छा, दोनों हैं, हाँ। वो मूवी मैंने देखी नहीं ज़रूर अभी, देखिएगा, लेकिन बहुत ओके। अच्छी फ़िल्म है। उसमें उस फ़िल्म की कहानी इस पे है कि जो अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, उसमें जब एक्चुअली अमेरिकन सिविल वॉर अब्राहम लिंकन हार रहे थे, तो उन्होंने फिर काले लोगों को भर्ती करा अपनी सेना में, ब्लैक्स को, क्योंकि वो हार रहे थे। तो काले लोग जो भर्ती करने का डिसाइड किया, तो उनको सरप्राइजिंगली वो 10,000 लोग चाहते थे, उनके पास आए थे 10 लाख लोग भर्ती होने के लिए कालों में। तो उन्होंने 1 लाख लोगों को भर्ती किया। उसके बाद फिर कालों की एक लाइन सी आ गई। तो उसमें 2 लोगों की कहानी है, मॉर्गन फ्रीमैन और डेंज़ल वॉशिंगटन की, जो उस सेना के हिस्सा थे, जो बहुत बहादुरी से लड़े और दोनों मारे गए। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, ज़रूर देखिएगा, मौका मिले आपको तो। हाँ, हाँ। तो आप आर्टिस्ट बनना चाहते थे? एक्टर, हाँ, क्योंकि जब हम जितना छोटे होते हैं ना एज में, हमारे ख्वाब उतने ही ज़्यादा बड़े होते हैं। फिर जैसे जैसे रियलिटी फेस करते हैं, वहाँ जाने के बाद स्ट्रगल वो नहीं है कि आप एक्ट, मतलब आपको ऑडिशन देना है, आपको बड़े लोगों से मिलना है, वो सब हो जाता है। सबसे ज़्यादा हार्ड है वहाँ कैसे सर्वाइव करना है हमें, किस माहौल में आप रह रहे हो, आपके पास अगर मतलब किराए पे अगर रहने की बात कर किराए रहे पे अगर आपके पास 10,000 आप रेंट दे सकते हैं, तो हैं? आप एक ऐसे एरिया में रहोगे, वहाँ सब मैनेज करना है। वहाँ पे
जो लोग हैं आस-पास के उनसे रोज़ आपका अनबन होता है, आपको दूर भी जाना पड़ता है और एक आर्टिस्ट के लिए उसका जो माइंड है वो फ्री होना चाहिए। जब वो एक स्क्रिप्ट तैयार करता है, स्क्रिप्ट दे दी आपको इतनी बड़ी, अब उसको आपको 15 मिनट में तैयार करना है, सेम उसी कैरेक्टर में जाना है, उसके लिए आपका फ्री माइंड होना चाहिए। लेकिन रोज़-रोज़ ये होगा कि यार सुबह अंकल से ही लड़ाई हुई, बाइक हटाई, ये हुई, तो वो माइंड में रहता है, तो वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाता है। अब उसके लिए आपको चाहिए अच्छी लोकेशन में एक फ्लैट, जिसका रेंट है 50,000 60,000, तो वो चीज़ सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर अपनी फिटनेस का ध्यान रखना, फिर वहाँ जाते तो वहाँ का पानी सूट नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में वो आप तो बॉडी बिल्डर, आपके ऊपर लाइन वाइन मारी गई थी? बहुत, मैं तो अभी क्या बताऊँ, मैं चीज़ें बता नहीं सकता हूँ, लोगों का नाम नहीं ले सकता नहीं, हूँ। नाम आज मत वो लो, पर बस कहानी तो फिर भी बताओ ना, क्या हुआ वो तो बताओ, कोई इंसिडेंट बताओ आप। कोइंसिडेंट तो ये था कि मेरे कॉलेज के फ्रेंड ने मुझे एक बार किसी प्रोड्यूसर के हाथों भेज दिया। उन्होंने बोला कि आपका सेमी न्यूड फ़ोटोशूट होगा। तो मैंने बोला ठीक है, मीटिंग कर लेते हैं। सूरत में मीटिंग थी, मुंबई से सूरत आया। अब मैंने बोला कि देखो इस केस में ऐसा होता है, मैंने सुना है। बोले ऐसा नहीं है, ये फ़ोटो है, ये उनकी वाइफ़ है, ये बच्चे हैं। तो मैंने ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सॉरी। मिल लेते हैं। मगर जिस तरीके से वो बात कर रहा था, उन्होंने ये बोला कि अपने फ्रेंड को बाहर भेज दो। मैं बाहर क्यों भेज दूँ भाई? तब मेरे को हल्का-हल्का डाउट हुआ कि कहीं न कहीं चलो फिर भी मैरिड होगा, लेकिन इसके मन में कोई ना कोई चीज़ होगी। तो उन्होंने बोला कि इसको एक बार बाहर भेजो, पर्सनल बात करनी है। तब मैं समझ गया हाँ, पर्सनल बात करनी है, बट मैंने उसको बोला हाँ ठीक है भाई, तू बाहर जा। फिर बोला टेंशन मत ले, मैं यहीं पे हूँ। मैं टेंशन क्या लूँ, मैं ऐसा हूँ और वो ऐसा है। और उसने जो बात स्टार्ट की, मैंने साफ इनकार कर दिया, मेरे को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। शाहरुख खान तक अगर ने सुना है कॉम्प्रोमाइज़ करा है ऐसी उड़ती-उड़ती खबरें, तो नहीं, आपको नहीं। प्रॉब्लम क्या थी? नहीं, नहीं, नहीं। मैं क्योंकि देखिए मेरा जो कैरेक्टर जो मेरा बिल्ड हुआ है मेरी फैमिली से, मैं एक मेवाड़ फैमिली से हूँ। महाराणा प्रताप की जन्मभूमि से, वहाँ से हूँ मैं। तो हमारे अंदर एक ना छोटा-सा, चाहे उसे ईगो कह लो, चाहे एटीट्यूड कह लो, वो है हमारे अंदर। हम ठीक है, काम करने के लिए हम झुक सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि जिससे हमारा ज़मीर गवाही ना दे या फिर हमारी इतना मतलब इज़्ज़त एकदम ही जैसे वो झुकाना चाहते हो वैसे नहीं झुक सकते वैसे नहीं, एग्ज़ैक्टली। तो वो चीज़ ना, वो चीज़ मुझे, हाँ, मैंने बोला मुझसे मेहनत करवा लीजिए। आप। आपको क्या होता है कि जैसे कोई टीवी सीरियल या कोई बड़ा आपको ब्रांड बैनर जब साइन करता है, जब आप उनको टोकन मनी देते हैं, आप 10 करोड़, 50 करोड़, जैसे कि रणवीर सिंह के फादर ने दिया था 20 करोड़, जो भी बताते हाँ, हो। नहीं, नहीं, सही बात। मैंने बोला कि मतलब मैं इतना कर सकता हूँ, बट नहीं, उन्होंने बोला आपको कॉम्प्रोमाइज़ हर जगह आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिनेमैटोग्राफर, जो आपका अच्छे से आपका शूट करेगा, जो भी सबसे जो कहेगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको जैसे मार्केट से हम कोई सामान खरीदते हैं ना, वैसे हम आपको परचेज़ कर रहे हैं, वैसे खरीद रहे हैं। मैंने बोला कि ये तो मैं नहीं, एक बार तो मैंने सोचा हाँ ठीक है कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाया मैं, मतलब और मुझे ऐसा लगता है कि शायद बॉलीवुड में ये जो आप सोच जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये 2-3 लोग बोल चुके हैं। इवन सक्सेसफुल लोग भी बोल चुके हैं कि मैं सिंगिंग करने गई थी, तो मुझे ऐसे ट्रीट किया गया जैसे कि मैं खरीदी हुई कोई चीज़ हूँ, जैसे मर्ज़ी वैसे यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैंने मना कर दिया, तो मेरा करियर खत्म कर वो दिया गया। 100% सच है। वो तो वो आपको, आप ऊपर नहीं पहुँचे हो, आप बिल्कुल ज़ीरो पे हो ना, तभी पता लग जाएगा। ज़ीरो से आप 10, 20, 30% जाते हो ना, तब तो आप वहाँ फँस चुके हो, आप बाहर नहीं आ सकते वहाँ से। अब आपको उनके साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास आपके वीडियोज़ हैं, आपकी पर्सनल बातें हैं, उनका पैसा है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ, बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते हो। आपको करना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे क्लेम्स थे जहाँ पे ये कहा गया था कि यश चोपड़ा के साथ शायद शाहरुख खान जी ने, शायद श्योर नहीं हूँ मैं, कॉम्प्रोमाइज़ करा इसलिए इतने बड़े स्टार हो गए। मुझे अभी भी याद है, एक कहानी आती है कि एक फ़िल्म आई थी डर। तो डर, सनी देओल, शाहरुख खान, जूही चावला, याद हो अगर आपको तो, है ना? है ना? डर एक हॉलीवुड की फ़िल्म थी, रॉबर्ट डे निरो की। हाँ, रॉबर्ट डे निरो की एक हॉलीवुड की फ़िल्म थी, उसकी कॉपी थी ये। हाँ, डर जो, क्योंकि अच्छा रॉबर्ट डे निरो से प्रॉपर विलेन था, शाहरुख खान को ऑब्वियसली लास्ट में हीरो की तरह दिखाया गया। तो हाँ, तो रॉबर्ट डे निरो की फ़िल्म की कॉपी बनाई थी इन्होंने। तो तो शाहरुख खान का रोल छोटा था, विलेनिश रोल था, विलेन बनाना था उसको। पर ऐसा एलिज किया जाता है कि यश चोपड़ा से जो उसकी नज़दीकियाँ बढ़ती चली गईं, तो उसका रोल बड़ा होता गया और सनी देओल का रोल छोटा होता गया। और सनी देओल ने, अंत में ये स्थिति थी कि शायद सेट पे बैठा था वो, तो कोई ऐसा सीन था जहाँ पे सनी देओल को पहले कुछ और बताया गया था, सीन शूट कुछ और कर गया, तो उसने अपने जीन्स में हाथ डाल के अपनी जेब फाड़ दी गुस्से में। ये सुना मैंने होगा उनका आपने। पॉडकास्ट देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जैसे वो एक नेवी अफ़सर थे शायद, हाँ। तो वो कैसे नॉर्मल पर्सन से कैसे चाकू मार सकता है और वो रोक भी नहीं पा रहे हैं। तो वो बड़ा अजीब वो था कि भाई थोड़ा रियलिटी दिखाइए, मूवी है, फ़िल्म है, ठीक है। बट तो उस बात पे उनको गुस्सा तो था। ये तो मूवीज़ में, फ़िल्मों में तो आपको आप कह पता रहे ही हो आप है। राणा प्रताप की फैमिली से हैं, तो वो क्या क्या है, आपका हिस्ट्री क्या है उस तरफ? हमारे फ़ादर वगैरह, फ़ादर के जो फ़ादर वो ज़मींदार वगैरह हैं, भीलवाड़ा मेवाड़ के बीच में गाँव है राजास, जी। वहाँ से हमारा नींव है, हमारे फ़ादर जो हमारे ग्रैंडफ़ादर हैं उनका। जी। वहाँ से हम जयपुर आ गए, मैं प्रॉपर जयपुर से ही पढ़ा लिखा हूँ, जयपुर में ही। हुँ। बट जो मेरा कॉलेज था उसमें 2011 में मैं फर्स्ट टाइम मुंबई गया था, तब से मैं, ये था कि मुंबई में रहना है, हीरो बनना है। शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन था, हाँ। इतना अंधा फ़ैन था कि अगर कोई कुछ कह दे, हाँ। तो उससे हाथापाई हो जाए। हाँ। लेकिन जैसे-जैसे थोड़ी-थोड़ी समझदारी आती गई, एक्ट में घुसते गए, उसके बाद हॉलीवुड मूवीज़ देखना स्टार्ट किए, जब हमने थिएटर शुरू किया 2014 जून में, हाँ, जून तो 2014 में थिएटर जॉइन किया, रविंद्र मंच। तो जो हमारे टीचर हैं संदीप लेले जी, उन्होंने ऑलरेडी 4 से 5 हॉलीवुड मूवीज़ में काम कर चुके हैं और वो वही चीज़ फ़ॉलो करते हैं जो स्टेनिस्लावस्की क्या नाम है, जो सबसे बताते हैं कि वही हैं एक्टिंग के, जिन्होंने एक्टिंग मतलब ज्ञाता वही हैं।
तो उनसे हमने सीखा, फिर हमें मतलब पता चला कि असली एक्टर्स क्या होते हैं। इम्प्रोवाइजेशन एक्टर होता है, मेथड एक्टर होता है, एक न्यू कमर्स होता है जो वेब सीरीज में जिनको एकदम न्यू कमर चाहिए, जैसा उनका कैरेक्टर है वो कैरेक्टर करना है। तो ये चीज़ें हमें थिएटर में सिखाई गई। उसके बाद में फिर हमने अपना आइडल जो है चेंज कर दिया। फिर हॉलीवुड जो एक्टर्स हैं वो हमें पसंद आने लगे। और बॉलीवुड में कहूँ तो जैसे मनोज वाजपेयी हो गए, के मेनन, नसरुद्दीन शाह भी ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना इमेज ऐसा बना लिया है कि वो आर्टिस्ट की जगह एक पॉलिटिशियन और एक तरीके से वो बनते जा रहे हैं। तो वो फिर थोड़ी नेगेटिविटी आ गई। बाकी हाँ, हमारा फिर वो थॉट प्रोसेस चेंज हो गया कि नहीं, एक्टिंग में असली एक्टर्स कौन है, असली आइडल्स कौन है। तो बताइए ना, जैसे कि अभी आपने मान लेते हैं नसीरुद्दीन शाह को पसंद किया या शाहरुख खान को पसंद किया, इस बात से कितना फर्क पड़ता है नई जनरेशन को, आपको या भाई बैठे हैं बच्चों को, कि यार इससे मेरे विचार नहीं मिलते, तो क्या मैं फिल्म ना देखूं इसकी? ऐसा होता है या लोग बोलते हैं कि फिल्म का अलग है और विचार ना मिलना अलग है? मैं अपना बताता हूँ। रॉबर्ट डिनिरो मेरे लिस्ट से गायब हो गया। बहुत बड़ा फैन था, मतलब वो जो कौन सी फिल्म आई थी, रेजिंग बुल, तब से मैं उसका फैन था। जो रेजिंग बुल जिसमें वो बॉक्सर था, उसको ऑस्कर मिला था उसके लिए, तब से मैं उसका फैन था। टैक्सी ड्राइवर और सब फिल्में कई बार देखी है मैंने, है ना। बट जैसे ही उसने कमला हैरिस का समर्थन किया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, इलॉजिकल समर्थन किया, एंड आई वाज डन विद हिम कि ठीक है, आई एम डन। लिनार्डो गया, जॉर्ज क्लूनी गया, अब मैं इनकी फिल्में भी नहीं देख पाता हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगता है क्या बकवास है, मतलब स्टूपिड पैसों के लिए तो ये काम कर रहा है ना। तो आपको क्या लगता है, नई जनरेशन के, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, नई जनरेशन के लोग ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं या अभी भी वो मतलब गधे ही हैं? नहीं, इससे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मुझे आज शाहरुख खान पसंद है, अक्षय कुमार पसंद है बहुत ज़्यादा, वो पर्दे पे दिखाई दे रहा है, उनकी इमेज ये है। बट अगर वो रियल लाइफ़ में देशभक्त नहीं है, मतलब तो वो फिर वो इंसान किसी काम का नहीं है। वो चाहे भले ही कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो, कुछ भी हमें दिखा रहा हो। हम इन्फ्लुएंस मोस्टली होते हैं रोमांटिक मूवीज़ से, फाइट सीन से, बट वो रियल लाइफ़ में कैसा है? अगर मैं समझदार हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, तो मैं उसकी मूवी देखूँगा ही नहीं अगर वो व्यक्तित्व उसका ठीक नहीं है, अगर वो देश प्रेमी नहीं है, देश के जो सही मुद्दे हैं अगर उस पे वो आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो मैं उसकी मूवी क्यों देखूँगा? प्रॉफ़िट किसको हो रहा है? वो उसी को हो रहा है, पैसा उसी के पास जा रहा है। तो इससे तो हमारा ही लॉस है ना, हम उनको पैसा वाला बना रहे हैं जो हमारे देश से नफ़रत करते हैं। नफ़रत नहीं भी तो भी सही मुद्दों में आवाज़ नहीं उठाते हैं। जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान कभी-कभी कर देता है। और अभी तो रितेश देशमुख का तो मैं शॉक्ड हूँ, जो उसने बोला है कि खतरा है ना बीजेपी को है। मतलब ठीक है, आपके फ़ादर कांग्रेस के जो हेड थे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार शायद उनके फ़ादर। वो आप उनकी कमान सँभाल रहे हैं, ठीक है, वो आपका दायित्व है। मगर फिर भी आप बीजेपी को कैसे कह सकते हो कि बीजेपी खतरे में इस वजह से वो हिंदुओं को एक कर रही है, या ये बहुत गलत स्टेटमेंट दिया है। जबकि उससे पहले वो मेरा बहुत मतलब फ़ेवरेट एक्टर था वो। और इवन जो उनकी पर्सनल लाइफ़ है, जो हस्बैंड वाइफ का जो बताते हैं कपल गोल्स जो है, उसमें भी वो मेरे लिस्ट में था कि हाँ यार ये। बट जैसे ही उसका अभी 4 या 5 दिन पहले ही आया है, वो पूरा खत्म हो चुका है। चलिए, मैं आपको जो और एलिगेशंस हैं, मुझे लगता है आप बॉलीवुड के गॉसिप कम पढ़ते हो आप। एक और एलिगेशन है उस पे, जो जिसका नाम ले रहे हैं आप, रितेश देशमुख पे। एलिगेशन ये है कि वो gay है और ये पूरी नौटंकियां करता रहता है ताकि लोगों को लगे कि मैं मतलब अपनी पत्नी का वो हूँ, बहुत बड़ा पति पत्नी है। ऐसे एलिगेशंस हैं, अब श्योर नहीं हूं मैं। साजिद खान का एक शो था, तो उसमें साजिद खान ने उसको बोला कि तू मतलब तुझे मर्द पसंद है। तो जैसे अगर ये एक्टिंग होती है ना, तो चेहरा दिख जाता है कि एक्टिंग है, सच है। वो बोलता है कि यार मैंने तेरे को मना किया था ना इस तरह की बातें मत करना। जो ये लड़का है, ये जो रितेश देशमुख है, वो उसको बोलता है मैंने तेरे को मना किया था ना इस तरह की बात मत करना इस शो में। मैंने तेरे को, तूने मेरे को पूछा कि मुझे ये बात करनी है कि नहीं करनी, तो मैंने तेरे को बोला कि उस मुद्दे पे बात मत करना। फिर भी तू पूछ रहा है, क्या बदतमीजी आ रही है, तो गलत बात है ना। ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए तेरे को, जो हमारा ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। तो मुझे तब से ही, और एक फिल्म आई थी कोई जिसमें इसने महिला का रोल किया था, और क्या महिला लग रहा था, जबरदस्त। श्रेष्ठ तलपड़े भी था उसमें, हाँ हाँ हाँ। मालामाल अपना सपना मनी मनी। हाँ, उसमें हाँ, बिल्कुल लग रहा था कि बिल्कुल, महिला है, हाँ, बिल्कुल हाँ। प्योर ना। तो अब आप समझ रहे हैं मैं कहाँ ले जा रहा हूँ इस मुद्दे को, ठीक है। तो उस इस तरह की कुछ बातें उस टाइम पे हुई थी कि भैया ये महापुरुष जो हैं वो शायद, यू नेवर नो। पर मुझे कई बार, आपको नहीं लगता कि वाले केवल उनको पैसे की भूख है, और इट डजंट मैटर कि हम उनको अपने चश्मे से नहीं देख सकते। मिडिल क्लास के लोग, ये जैसे आप कह रहे हैं आप राजपूत हैं, आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल वाले लोग जिनके जीवन में कुछ प्रिंसिपल, वो लोग अपने चश्मे से आप उनको देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसे है ही नहीं। आप उनसे उम्मीद मत करो कि वो आप जैसे होंगे, क्योंकि वो आप जैसे है ही नहीं। लाइनें पढ़ के जो प्रिटेंड करता है कि ये 4 लाइनें पढ़ी, प्रिटेंड कर रहा हूं मैं, वो प्रिटेंडर ही है ना। दे आर नॉट रियल पीपल, दे जस्ट मेक यू बिलीव दैट दे आर रियल पीपल, बट दे आर नॉट। वो अच्छे लोग नहीं है, क्योंकि वो लगातार वही कर रहे हैं, उनका एक्टिंग करना उनका काम है भाई। तो अगर किसी ममता बनर्जी ने बुला दिया तो बोलेंगे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, मोदी जी बुला दिया तो बोलेंगे मोदी जी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। तो दे आर प्रिटेंडर्स। लाइक बिन पेंदे का लोटा होता है ना, उनको हाँ जिस हाँ तरफ लगता हाँ है हाँ। उसी गवर्नमेंट का वो सपोर्ट नहीं, बट करते मुझे हैं। ऐसा लगता है वो पैसों के लिए करते हैं, उनको एट द एंड ऑफ द डे उन्हें सुखी जीवन चाहिए। कल को चीन ने हमला करके देश जीत लिया, मैं और आप क्या पता लड़ते मिलेंगे, वो लोग चाहे आंखें छोटी करवाने का ऑपरेशन करने लग जाएंगे कि आंखें छोटी करवाते हैं, हमें चीनी फिल्में बनानी है। आपको नहीं लगता उनसे क्या उम्मीद करना?
उनसे क्या, एक हीरो बताइए जो अपने प्रिंसिपल पे लगा हो और उसका करियर बनाओ। हाँ, करियर तो बन ही नहीं सकता जब तक वो सेक्युलर या दोनों तरफ की बात नहीं करेगा। हाँ। वो लाइन ही ऐसी है, वो फील्ड ही ऐसी है। उसको देखो क्या नाम है वो, अनुराग कश्यप, इतना अनुराग फेवरेट हुआ कश्यप, करता था एक हाँ, टाइम पे। उसने तो एक फिल्म देखता हूँ मैं उस बंदे की, इतना सही जाता था, एकदम इतनी अच्छी फिल्में बनाता था, मन नहीं करता उसको देखने का बिल्कुल भी, कि कुछ भी बना ले मजा नहीं आता, हो गया तेरा में। वही ना, वो पर्सनल जो व्यक्तित्व है उसका, वो उसने करते ही नेगेटिविटी आ गई, फिर मन नहीं करेगा आप कितना ही अच्छा काम कर लें। एक तरह से मैं और आप, पता है हमारा अगर हम पास्ट में जाएंगे तो बड़ी बात है हम लोग भाई निकले, क्योंकि मेरे खानदान के लोग जो यहाँ पे वो एक लिंग वाला जो मंदिर है, उससे लगभग 20 किलोमीटर दूर जो मेरा जहाँ खानदान शुरू हुआ था, वहां से लोग जौनपुर में जाके वो वहां पे वो हमारे राजपूतों में गया किया जाता है, जो गया है जहाँ पे बिहार में पिंडदान करने सब गया जाते हैं, तो उस रास्ते वो वहां से लोग गए थे, तो रास्ते में उनके ऊपर हमला हो गया, तो उन्होंने रिप्लाई में वो पूरा गांव मार डाला, ठीक है, फिर वहीं बस गए वो कब्जा करके। तो हम वो उसी उसी इसीलिए हमारे गांव का नाम कटौना रखा गया, उन्होंने लोगों को काट दिया था वहां पे, इसलिए हमारे गांव में कटौना रखा गया था। तो हम लोग भी हैं वहीं से, एक लिंग मंदिर से 20-22 किलोमीटर दूर कहीं गांव है, वहां से हम वहां गए थे, तो अब जौनपुर में ही हम, हमारा घर वहीं पे। हाँ, महाराष्ट्र, जौनपुर। नहीं, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। और बॉलीवुड के बारे में इसलिए थोड़ा जानता हूँ मैं, क्योंकि मैं मुंबई में ही बड़ा हुआ हूँ। हाँ, वहीं पे मेरी पूरी पढ़ाई वढ़ाई मुंबई में ही हुई है। हाँ, तो इसलिए बॉलीवुड के बारे इनको अच्छी तरह समझता हूँ मैं, कि क्या चीज़ है, क्यों है ऐसे ही। नहीं, वो आपका वीडियो देखा जिसमें आप मराठी भी बोल रहे हैं। उठाने का और बोलने का छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हाथ उठाने का और बोलने का जय महाराष्ट्र और जय हिंद, 3 चीज सीखा, मराठी बना, टेंशन नहीं लेने का, समझेंगे तुम लोग। रहे हैं, तो वो टोन और जो है ना वो, हाँ। तो मुझे लगा शायद यार, तभी मैंने मैम से पूछा भी था, हाँ। सर मराठी है क्या? बोले नहीं, उनका स्टडी वगैरह बचपन वहीं नहीं पे नहीं, हुआ। बचपन मेरा वहीं बीता था। लव जिहाद पे क्या था, मतलब लव जिहाद पे आपका वीडियो देखा मैंने, भरोसा करते हैं हम लव जिहाद सही है, या फिर क्योंकि जितने लेफ्ट के मीडिया सब कहता है ये बकवास है, सर जानबूझ के फंसाया जा ये रहा है। 100% है, ये 100% ग्राउंड लेवल पर अगर अभी हम निकले ना तो अभी बता सकते हैं, ये 100% सच है। और बहुत जगह तो ऐसा है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पर्टिकुलर नाम तो नहीं लूँगा, उनको पर्टिकुलर पैसा मैं और भी वहाँ बता चुका हूँ इस बारे में, कि उनको पैसा मिलता है बाकायदा, उनको पेट्रोल का खर्चा, उनको लड़की को घुमाने का, क्लबिंग का पैसा, सब कुछ मिलता है। उसके बाद वो लोग ये कदम उठाते हैं, उनको मतलब सपोर्ट मिलता है बड़े गवर्नमेंट की तरफ से, मान लो, या जो उनके बड़े जो होते हैं ना उनसे, कि आप है ना हिंदू लड़की के साथ ऐसा करें, उनके साथ बच्चे करें, उनको लाएँ, हमारे पास में लाएँ। ये फैक्ट है ये। कोई ऐसा जो आप केस आपके पास आया हो? मेरे पास तो नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, प्रिंस चौधरी है, उन्होंने बताया था कि उनके कोई चोमू में ऐसा हुआ था, जयपुर के पास में चोमू है, वहाँ ऐसा एक केस हुआ था कि एक लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने, मतलब उसका विश्वास कैसे जीता। लड़कियाँ बोलती है ना कि नहीं, नहीं, ये तो हमारे भगवान को भी मानते हैं, हमें मंदिर भी लेके जाते हैं, कलावा भी बाँधते हैं। तो वो 2-3 साल, 4-5 साल, इवन 10 साल भी वो कर लेगा वो बंदा लड़की के साथ में, उसका दिल जीतने के लिए। जैसे ही वो 30, 35, 40 साल जो भी होगा शादी के बाद में, फिर वो अपना रंग दिखाना स्टार्ट करेंगे। नहीं मानेंगी तो उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, जो मनचाहा वो करेंगे। तो ये होता है, ये केस देखा है, चोमू का ही केस है, हमारे पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर उसको एक एक बात मुझे बताइए, अभी जैसे यहाँ गाजियाबाद के आसपास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अब क्या है कि उन कॉलेजेस में हिंदू लड़की का जब हिंदू बॉयफ्रेंड होता है, ठीक है, तो उसको मुसलमान भी छेड़ते हैं, बाकी हिंदू लड़के भी छेड़ते हैं। जैसे ही उस लड़की ने अपना बॉयफ्रेंड चेंज करके मुसलमान कर लिया, फिर उसे कोई टच नहीं करता। तो आउट ऑफ सिक्योरिटी भी जाती है लड़की मुसलमानों के पास, ऐसा मैंने सुना है आसपास के कॉलेजेस में। आपको इस बात में कितनी सत्यता नजर आती है? मतलब मुस्लिम लड़का बॉयफ्रेंड बनाने से वो सिक्योर हैं, ये तो ऐसा, अच्छा, अच्छा, नहीं, ये तो कहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं लगता आपको? मुसलमानों से हिंदुओं के मन में एक तरह का डर होता है कि पता नहीं सनक ना जाए, कुछ कर ना जाए, है ना? इस तरह का डर है? जैसे आपके मन में कभी किसी मुसलमान से आपको डर लगा, पर्सनली फील हुआ कि मैं डरता हूँ इससे? नहीं, वो डिपेंड करता है, जो हम जहाँ रहते हैं, हम जिस मिडिल क्लास फैमिली में, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ नहीं है। लेकिन हम हमारे बारे में थोड़ी सोचते हैं, हम तो हमारे जो और हिंदू भाई जो जहाँ रहते हैं, जहाँ पे वो माइनॉरिटी में रह रहे हैं, वहाँ उनका तो बिल्कुल जीना हराम है, हमें उनके लिए सोचना है। क्योंकि धीरे-धीरे वो वहाँ से यहाँ भी, अभी मैंने अभी रिसेंट एक वीडियो देखा था महाराष्ट्र में 2011, 1960 या 70s में ओनली 10% या 15% मुस्लिम थे। 2011 में 60 या 20% मुस्लिम हो चुके हैं और हिंदू कम हो रहे हैं, और बता रहे हैं कि 2051 में, 2051 तक 50-50% रेशियो हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा, मुंबई में सबसे ज़्यादा लव जिहाद, धर्मांतरण सबसे ज़्यादा वहाँ है। इसलिए इस चीज़ को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बीजेपी को समर्थन करते हैं? 100% तो लोग क्या, बीजेपी क्यों नहीं रोक रही फिर? बीजेपी कोशिश कर रही है धीरे-धीरे, ये लेकिन कौन सी कोशिश है भाई? ये तो बड़ी बड़ी बेहूदी कोशिश नहीं, है। बीजेपी को कोशिश करने का मतलब ये है कि कम से कम एटलीस्ट देखो, अच्छे बुरे लोग हर स्टेट में, हर कॉलोनी में, हर जगह हैं। लेकिन एक हादसा होता है, आपने सुना होगा साउथ में, कि एक लड़का अपने शॉप के अंदर हनुमान चालीसा चलाता है, 3-4 लोग मुस्लिम आते हैं, वो उसे मारते हैं, ठीक है? अब वहाँ पे सरकार है इंडिया अलायंस की, तो वो क्या करते हैं, किसको प्रोटेक्ट करते हैं?
जिसने हमला किया है जब उसको जेल ले जा रहे होते हैं, वही सेम चीज़ अगर जहाँ बीजेपी रहती है यूपी में, तो एक्शन किस पे होगा? उस लड़के पे, उस लड़के की फैमिली पे। मतलब ये डिफरेंस है यार, ये डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस अदर पार्टीज में। नहीं, बी- मुझे आई डोंट एग्री विद यू ऑन दिस। मुझे आपसे बिल्कुल सरोकार नहीं इस मुद्दे पे, सॉरी, बट मैं कहूंगा आपसे साफ साफ, मुझे नहीं लगता बीजेपी रक्षा कर पाती है। बीजेपी रक्षा करने की एक्टिंग जरूर करती है, क्योंकि कर्नाटक में पहले बीजेपी की भी सरकार थी, है ना। मेरा सवाल ये है कि जब जिन पॉलिटिशियंस को हम ऊपर पहुंचा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ने भाषण दिया था, मुझे अभी भी याद है कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर लेके जब आप चलेंगे तो पता नहीं क्या क्या। ये प्रधानमंत्री कभी नहीं कहते कि एक हाथ में भगवत गीता ले लो, एक हाथ में कंप्यूटर ले लो। कभी नहीं सुना आपने ऐसा कि एक हाथ में भगवत गीता पकड़ो, एक हाथ में कंप्यूटर पकड़ो? ऐसा तो निकाल, लेकिन जो कुछ मुद्दे हैं, जो पुराने मुद्दे हैं, जो 90s के जो मुद्दे हैं, जैसे राम मंदिर है, 370 है, वो उन्होंने निभाया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये चीज़ तो ओवैसी ने खुद ने कहा है कि कांग्रेस ने उनसे टाई अप किया था। पता नहीं कैसे उन्होंने ऑन कैमरा बोल दिया कि कांग्रेस का हमारा ये समझौता है कि कांग्रेस आते ही 15-16 जब भी, तो हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। तो सोचिए अगर आज कांग्रेस होती तो ऑब्वियस राम मंदिर नहीं बन पाता। तो मैं एक बात बोलता हूँ, मैं जैसे मेरे को सत्ता मिले ना, तो मैं वहां पे दोबारा बाबरी मस्जिद बनवा के शर्त रख दूं कि आप बाबरी मस्जिद बना लो, वक्फ की जमीनें वापस कर दो मेरे को सारी। जो वक्फ के एक्ट हैं जिस पे मोदी जी ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है, मैं उनको बोलता कि बाबरी मस्जिद वहां बना ले भाई, 5 एकड़ जमीन ले ले, आई डोंट केयर। बाकी 2.5 लाख जो है, 8.5 लाख एकड़ 8.5 जमीन लाख एकड़ वक्फ जमीन, की हाँ। मैं कैंसिल कर रहा हूँ तुम्हारा बोर्ड, ये सारा जमीन सरकार का है, खत्म हो गई बात, मुझे देना ही नहीं तुमको कुछ भी। मैं तो ये करता, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो बोलता कि भाई मैं पर्सनली जाके पहले ईंट रखूंगा, पर बना तो वहां मस्जिद। पर ये समझ में ये नहीं आता, जो हिंदू समुदाय है हमारे देश का, उसको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। क्यों नहीं है? हिंदू समुदाय लेजी है, आलसी है। वो जो मुंबई में एक टेम्पल है, क्या नाम है उसका, सिद्धि विनायक मंदिर में मुफ्त इलाज के लिए जो जो पैसा आता है, जो चंदा जो लोग देते रहते हैं, पैसा सोना चढ़ाते हैं, ये चढ़ाते हैं, उसका जो पैसा आता है, सिद्धि विनायक मंदिर ने मुफ्त इलाज कराने का, उसका परमिशन सरकार ने बोला है मुफ्त इलाज करवाएंगे आप लोगों का। सिद्धि विनायक मंदिर हिंदुओं का है, लेकिन वहां से इलाज मुसलमान और क्रिश्चियन कराते हैं। हिंदू जाता ही, उसने पता ही नहीं कि इलाज करवा सकता हूं मैं, उसमें गलती किसकी है? तो ऑब्वियस है, हिंदू पॉलिटिशियंस नहीं सिखा रहा है लोगों को, बीजेपी वाले क्यों नहीं ट्रेन कर रहे हैं? क्यों नहीं ट्रेन कर रहे हिंदुओं को कि एक काम करो यार, तुम्हारे एरिया में ये मंदिर है, सबसे ज्यादा आता है, इसके पास इसकी जिम्मेदारी है कि हमारा ध्यान रखे, हिंदुओं का अस्पताल चलाए। क्यों नहीं ट्रेन कर किया जा रहा है इस तरह से? बीजेपी के अंदर बड़ी कमियां हैं मेरे हिसाब से। व्यक्तिगत रूप से मैं हिंदूवादी बहुत तगड़ा हूं, पर भाजपा मुझे रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं करती, मैं कर नहीं पाती, क्योंकि मेरी जो सोच है, मेरी जो डिमांड्स है, भाजपा नहीं पूरी कर पाएगी, वो उनके बस की नहीं है। वो एक्चुअली एक तरफ नहीं हो पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में जैसे ऑडियंस कह रही है कि आप एक तरफा हो, आप सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रहे हो, तो शायद में भी वो बीच में झूल रहे हैं कि अब चलो इनका भी साथ लेते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो ये उनके मन में ऐसा डर है कि हिंदू एक नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि डर अभी की जो बात लोग नहीं है, डर की बात, आप आर या पार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हो भाई? आप एक तरफ हो जाओ ना, क्यों चाहते हो इस देश के दोबारा टुकड़े हो जाए? नहीं, एक्चुअली अभी लोकसभा में जो हुआ है, हमारे हिंदुओं ने ही नहीं किया है सपोर्ट, तो उन्हें लगता है कि अगर मैं फिर भी पर्टिकुलर एक ही समुदाय का सपोर्ट करता हूँ, तो मैं भी, देखो आखिर है तो सत्ता ही, चाहे भले ही आप किसी भी चीज़ के लिए काम करें, चाहे हिंदुत्व के लिए, लोगों के लिए है तो सत्ता ही। क्या माइंडसेट है उनका वो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर सत्ता हाथ से जाती है तो उन्हें क्या पता, ये डर हो कि मेरे लोग तो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जबकि इनके लिए कर रहा हूँ मैं। तो हो सकता है मैं शायद सबका साथ सबका विकास की भी उन्होंने नहीं, पर इसमें जो जो उत्तर प्रदेश में ये लोग जो 30-35 सीटें हारे हैं, उसी से इनकी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में हारने के पीछे मुख्य कारण ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश ने मुझे बताया, जो पुलिस कहते हैं अगर ये जीत गए 270-300 सीटें पा गए, सबसे पहले योगी जी को उड़ा देंगे। सुना था ना आपने? क्यों उड़ाने, क्यों है ऐसी बातें भाई? आप जब हिंदुत्व के नाम पे, पूरे हिंदुत्व पे तो जाओ यार। तुम्हारा अपना ईगो इतना ऊपर है, दोनों लोगों का, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का इतना ईगो ऊपर है कि योगी बर्दाश्त नहीं है। क्यों नहीं बर्दाश्त है भाई? योगी जनता को तो बहुत ज्यादा पसंद है ना। तो अगर नहीं करोगे आप उस तरफ, तो क्यों लोग समर्थन करेंगे आपका? सीटें कम हो गई ना, उसमें गलती आपके ऊपर जा रही है ना भाई। आप अगर बर्दाश्त करते हो उस बंदे को, तो आपकी सीटें आ जाती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम। योगी को यूज भी नहीं किया गया लोकसभा चुनाव में। कम से कम 600 रैलियां करनी चाहिए थी योगी को, उन्होंने कोई रैली नहीं करी। क्यों नहीं किया यूज आपने? ऊपर से चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कहते हैं कि मुझे आरएसएस ने हमें नहीं बनाया, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो? हिंदुओं ने उनको कोई धोखा नहीं दिया, उनके ईगो ने उनको धोखा दिया, उनके घमंड ने उनको तोड़ा है। उनका घमंड अपने आप टूट गया, कोई जरूरत नहीं थी उसकी। और जैसे ही उन्होंने वापस आरएसएस की शरण में गए, हरियाणा जीत लिया। बहुत रैलियां निकाली उन्होंने। भाई आप सोचिए ना, जब आरएसएस के शरण में आप फिर से गए, हरियाणा जीत लिया आपने। ठीक है, तो हाँ, तो ये वही वाली बात है ना। भारतीय जनता पार्टी इसलिए मुझे रिप्रेजेंट नहीं कर पाती, क्योंकि भारतीय जनता मुझे कंफ्यूज लगती है, कंफ्यूज लोगों की पार्टी है। और जो सबका वर्ड है, सबका,
सबका साथ, सबका विकास। मुझे पता है क्या लगता है, स से सपा, ब से बसपा और का से कांग्रेस, इसके समर्थकों का साथ चाहिए बीजेपी को और इसके समर्थकों का विकास कर रहे हैं वो। क्योंकि रामपुर में जितने आवास बने थे ना प्रधानमंत्री जी के, वो सिर्फ और सिर्फ रामपुर में वो 100% मुस्लिम है, उन्हीं के लिए बने थे। जी। हिंदुओं के लिए तो ये चीज़ आप जैसे इतने कट्टर बीजेपी समर्थकों को मैं बता रहा हूँ कि भाई नहीं, मेरा सर एक्चुअली पता क्या है, जैसे सर 2 पार्टी हैं। हम्म, एक पार्टी का नेता है जिसके रहते हुए 100 में से 60 लोग जो हैं, 100 में से मतलब 60 लोग वो सुधर गए हैं। एक पार्टी जिसमें से 100% खराब है, 100 में से 90% आज भी खराब हैं, मतलब कांग्रेस के 10% ही अच्छे हुए हैं। तो बहुमत के हिसाब से तो फिर मैं उस हिसाब से देखता हूँ ना, तो मैं इस पार्टी को सपोर्ट पर करता भाई हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे को दोनों नहीं चाहिए, मेरे को तो आपको वोट देना है। आप समझ रहे हो ना? आप खड़े हो कि मैं 100% हिंदुत्व का आदमी हूँ, मेरे को वोट दो। भाई मैं भारतीय जनता पार्टी एक और कमी है, वो किसी और हिंदुत्ववादी पार्टी को खड़े भी नहीं होने देना चाहती, क्योंकि उसको लगता है जैसे ये खड़ा होगा सबसे पहले मेरा वोट बैंक काट देगा। तो अखिलेश को तो खड़ा करो, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि इसकी वजह से मेरा वोट बैंक और मेरे पास आएगा। जो रियल गेम है वो ये है कि इसको खड़ा करो, कांग्रेस को मरने मत दो, एकदम रखो, क्योंकि तभी तो मेरा वोट बैंक मेरे पास आएगा। तो प्रॉब्लम ये, अच्छा लव जिहाद पे हम कहीं और चले गए। लव जिहाद पे उड़ीसा में समीर मंसूर जो है उसके ऊपर एक केस है, क्या कहते हैं उसे, इस तरह से लव जिहाद के मिसेस इंडिया गैलेक्सी है, उसको भी, उसके ऊपर भी लव जिहाद के केस हैं। फरीदाबाद में 7 हिंदू लड़कियों के ऊपर लव जिहाद के केस है। एक क्या कहते हैं उसे, मतलब इस तरह की देखिए आर्काइव है पूरी है लव जिहाद के केसेस की, पूरी आर्काइव है। तो लव जिहाद कितना, मतलब आपको क्या लगता है लव जिहाद रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए जो सरकार नहीं कर पा रही है? सर लव जिहाद के लिए मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले पहले तो जो पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों को समझाना चाहिए घर से ही। जो एक बच्चे का बेस तैयार होता है कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, आप अपना करियर बनाइए, आप स्कूल, कॉलेज, जॉब वगैरह, लेकिन जो आपकी पर्सनल लाइफ है, जो लड़कियों को लगता है कि नहीं, नहीं यार ये बेटर है, नहीं ये इंसान भी अच्छा है। बट हमारे धर्म के लिए हमको जागरूक करना चाहिए। हमारी जो नींव है, एक बिल्डिंग बनती है, उसकी नींव स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को ध्यान देना होगा बच्चों पे। उसके बाद में गवर्नमेंट को ये कि ये होना चाहिए कि एक सख्त कानून ये होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा करता है तो जैसे मतलब गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया कि अगर लड़की 18 से ऊपर है, लड़का 22 या 23 से ऊपर है तो वो कर सकता है। तो अगर लव जिहाद अगर वो शादी कर रहा है, मतलब जो कपल शादी कर रहे हैं, उन्हें दोनों की फैमिली बुलवा के या फिर जो भी है वो कम से कम 6 या 7 महीने या साल भर तक उन दोनों को समझाना चाहिए। मतलब लड़की के फादर जो फैमिली है, उनको समझाना चाहिए कि इसके रिलीजन में ऐसा है, ये एक्सेप्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। मान लो इसने बोला धर्मांतरण करना है, तुझे अपने गॉड्स वगैरह सबको भूलना है। जो चीज़ें इनके घर में होती है कि बिल्कुल एकदम नकाब में रहना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी लेडी भी नहीं कर पाती हैं, नहीं फ़ॉलो कर पाती हैं। तो वो सारा सब कुछ इस पे ना वो बनाना चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए कि साल डेढ़ साल तक वो एक साथ ना रहें और उनको समझाया जाए दोनों को। इससे शायद हो सकता है कि बच्ची समझ जाए, लड़के समझ जाए, लड़कियाँ समझ जाए। ये मुझे एक बात, सब जैसे आप ही कह रहे थे, आप जब बड़े हुए थे तो आपके साथ था कि आप सेक्युलरिस्ट थे, आप हीरो हीरोइन में भरोसा करते थे, तो बच्चों का भी तो वही हाल है। कैसे समझाया जाए, कैसे चेंज किया जाए नहीं, उनको? वो तो मैंने बताया ना, पेरेंट को शुरू से समझाना पड़ेगा कि अपने धर्म का एकदम कट्टर होना पड़ेगा, धर्म का। चलो फ्रेंड्स होना ठीक है, पार्टी चिल करना वो भी आजकल करते हैं अपना थोड़ा-सा स्ट्रेस दूर करने के लिए। बट शादी, प्यार, क्योंकि एक फ्रेंड होना क्यों ठीक है? मान लेते हैं फ्रेंड आपको बोलता है ये ले जूस पी ले, और उसमें थूक के दे देता है आपको, तो नहीं, नहीं फ्रेंड वैसे नहीं। जैसे हम ये तो नहीं कर सकते कि भैया ऑफ़िस में अगर हम बाहर जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ तो हर रिलीजन का पर्सन होगा। अब मान लीजिए वो भी इंडिया से है, अदर कम्युनिटी का जो पर्सन है वो भी इंडिया से है। तो एक होता है ना यार ये इंडियन है यार, चलो इससे बात करते हैं, कोई और मेरी बात समझे ना समझे, ये मेरी ही मिट्टी का है तो समझे। तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि वहाँ नॉर्मल फ्रेंड की यहाँ अपनी बातें शेयर कर सके, इस हिसाब से। नहीं करना हो वो ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ जो मैच्योर्ड लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके माइंड में ये कि अरे यार ये तो हिंदू लड़की है, इसके साथ वो कर मतलब वैसा करना है जो भी है। मैं बात कर रहा हूँ मैच्योर्ड जहाँ पे होता है, वहाँ अगर फ्रेंड्स या नॉर्मल फ्रेंड्स, वो वाली दोस्ती नहीं, नॉर्मल मतलब बातचीत करना और नॉर्मल। पर आपको इस बात से डर नहीं लगता कि जैसे इतने सारे केसेस आ गए जहाँ पे जूस में थूका जा रहा है, सुसु किया जा रहा है, इतने सारे केसेस आ गए, और मैं अगर फ्रेंड किसी को बनाता हूँ वो दूसरी कम्युनिटी का है, मेरे मन में डर नहीं होना चाहिए एक सेकंड का कि यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये मतलब हाँ, वो है, लेकिन मैंने सर मतलब कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो दिल से, हाँ, वो तो है कि वो अपना रंग दिखाएँगे, ये तो 100% श्योर हूँ मैं, 100%। लेकिन कभी-कभी होता है कि हम क्या है कि बहुत ज़्यादा ना इमोशनल होते हैं अंदर से। हमने कोई भी चीज़ देखी कि चल ठीक है यार, इंसानियत के नाते यार हमारा धर्म ये सिखाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यार हमारा धर्म थोड़ी सिखाता है कि हम किसी अदर धर्म से नफ़रत करें। तो वो बात थोड़ी देर के लिए क्लिक कर जाती है, फिर हम वही चीज़ करते हैं, लेकिन शाम होते-होते या 2-3 दिन बाद याद आता है, नहीं, नहीं यार,
एक न्यूज़ आई थी जिसमें वो थूक रहा था, एक न्यूज़ आई थी इसमें 2 साल अच्छे से यूज़ किया, उसके बाद में ये एक न्यूज़ ये भी आई थी कि पाकिस्तान में एक हिंदू 2 लेडी थी, काफ़ी पुरानी दोस्त थी, तो वो लेडी उसको बिरयानी खिलाती थी, वो भी मांस वाली, जबकि उसको कहती ये थी कि वो वेज है। तो ऐसे केसेस जब हम सुनते हैं ना, तब हमें लगता है कि नहीं, नहीं अब दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर हम इंसान ये हैं। देखो ना, आप ये जो तिरुपति लड्डू केस है, हाँ, आप वो देखो ना, जैसे ही तिरुपति मंदिर के जो समिति है उसमें विधर्मियों को लाया गया, तो वैसे ही वहाँ के मंदिर में बीफ का उसका चर्बी डालने लग गए लोग। हाँ, वो ऑयल घी वगैरह वो देखा मैंने, हाँ। तो आप कहाँ तक रुकना कहाँ है, वो सवाल है ना बहुत बड़ा। सर अगर जड़ से ही ख़त्म करना है तो इसके लिए तो बहुत लंबा प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, गवर्नमेंट को कदम उठाना ही पड़ेगा। इसको अगर जड़ से ही ख़त्म करना है बिल्कुल तो। हम तो छोटे-मोटे हम तो हमारी ऑडियंस को समझा सकते हैं, हमारे आस-पास जो फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं। बाकी जो चीज़ लीगल है, उसी से ही सारी चीज़ें ठीक होंगी। हमारे कहने से कितना हो जाएगा? तो गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ तो बड़ा आपके मन कदम। में आया था कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, जो लड्डू वाला केस हाँ, था ये वो वाला? मैं बहुत शॉक्ड था। मैं गए मतलब हो आप तिरुपति बालाजी? वहाँ गया नहीं हूँ, बट हाँ, हमारे रिलेटिव्स और बहुत सारे लोग गए हैं कि अब कैसे प्रायश्चित करें, अब कैसे ये करें। बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। अब इसमें गुनहगार किसे ठहराए, लेकिन मतलब तो मेरा सवाल ये भी है ना कि जो सरकार ये केस उजागर कर रही है, पवन कल्याण और उनकी सरकार है ना, चंद्रबाबू की, तो उनको तो कम से कम फैसला करना पड़ेगा ना जल्दी-जल्दी, कि जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको जेल में डालो फटाफट। उन्होंने शायद एक्शन तो लिया है, मैंने तो सुना था हाँ, एक्शन। हाँ, आई एम श्योर लिया होगा एक्शन, मैं हाँ, नो नहीं हाँ। कर रहा हूँ। पर दूसरा, आपको इस उस जस्टिस का क्या कितना लगता है कि हिंदुओं को क्या सड़क पे उतरना चाहिए, जैसे मुसलमान सड़क पे उतरता रहता है बार-बार? हाँ, इस चीज़ के लिए उतरना चाहिए। उतरना चाहिए ना सड़क पे? हाँ, ऑब्वियस। और गर्दनें काटनी चाहिए या रुक नहीं, जाना नहीं, चाहिए? नहीं, नहीं। वो नहीं वो करना वो चाहिए? वो नहीं। देखो 2 चीज़ें हैं। हुँ, हुँ। संविधान का पालन करना तो बहुत सर ज़्यादा तन से जुदा ज़रूरी नहीं है। करना चाहिए। नहीं, 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 नहीं। अच्छा। इतना इतना तो नहीं, इतना तो क्योंकि फिर हम में उनमें फ़र्क क्या रह गया? फिर तो वही वो 15 मिनट वाला जो अभी मतलब मुझे समझ भी नहीं आया, अभी 4 दिन पहले हो गई थी। क्या कहना चाह रहे हो? मतलब एक नॉर्मल उनका वो चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी, उनके सामने 15 मिनट करके हँस रहे हैं, वो दोबारा हमें प्रोवोक करना चाह रहे हैं मतलब। तो वो चीज़ तो करने से तो कैसे मतलब बहुत नुकसान होगा। पर आपने पता नहीं मेरा वीडियो देखा नहीं देखा। मैंने कहा था कि ठीक है 15 मिनट के लिए हटाना है, बुलानी कब है वो बताओ? हाँ, भाई आपने पुलिस हटवा ली, है ना? अब उसके बाद भाई पलड़ा तो कहीं का भारी पड़ सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए 15 मिनट के लिए हटवाओ, और बाद में उसके बाद बोलो कि अब हो गया, आप अब जल्दी हो बुलाओ। गया, हाँ। क्योंकि अगर आपको याद हो डायरेक्ट एक्शन हुआ था कोलकाता में, तो 48 घंटे के लिए एक सोहरावर्दी नाम का एक था जो उसने पुलिस हटवा दी और कि मुसलमानों को कत्ल करने लगे, और 48 घंटे में शायद 10,000 हिंदू मारे गए थे। पर आंकड़ों में गड़बड़ हो सकती है, मना नहीं करूंगा मैं। लेकिन उसके बाद गोपाल पाठा नाम का एक वो था, ब्राह्मण था, ठीक है, जो बकरे काटता था। वहां पे बकरों को पाठा कहते हैं बंगाली में। तो ब्राह्मण था पर वो बकरे काटता था, तो गोपाल पाठा नाम था उसका। फिर उसने इकट्ठा किया बिहारियों को, बंगालियों को, और फिर जब उसने बदला लेना शुरू करा तो 24 घंटे में उसने रिप्लाई कर दिया जितना 48 घंटे में कर पाए थे। और जैसे वो रिप्लाई करना शुरू किया तुरंत आर्मी भेज दी गई। मतलब हमारे पहले प्रधानमंत्री जी थे, उस समय भी वो अच्छी खासी सरकार में पावरफुल आदमी थे। हमारे पहले प्रधानमंत्री थे ना, जवाहरलाल नेहरू जी। हाँ, तो उन्होंने फटाफट भेज दिए लोगों को कि नहीं नहीं रोको, अब तो दंगा बढ़ रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये वही वाली बात, 15 मिनट पुलिस हटानी तो है, वो तो हटानी तो बोल देते है, हैं, वैसे हाँ, ही दोनों हाँ, भाई हाँ, बोल हाँ, देते हैं। हाँ। पर बुलानी कब है वो कभी नहीं बुलानी कब बताते है कि वो। क्या पता भाई बुलानी पड़ जाए, तुम्हें 112 नंबर मिलाओ कि जल्दी जल्दी आओ, गड़बड़ हो गई है। भाई यू नेवर नो राइट, कि भाई अब 78% रह गए हैं हिंदू, क्या पता तब भी भारी पड़ जाए, मतलब यू नेवर नो। बट उन जितनी एकता हम लोगों में ना, पता है क्या है? हम नहीं, पर ओवर आपके घर पे ओवर हमला होगा तो अब निकलोगे ही ना। हाँ, नहीं, एकता हाँ, वेकता वो भी एक तेरी है अलग नहीं। चीज़ है। लेकिन वो चिंगारी लगाने के लिए होता है ना, और कॉन्फिडेंस है कि हाँ, नहीं मैं नहीं तो हैं और हिंदू हैं और हिंदू, इस चक्कर में ही तो होता है सारी चीज़ें। अरे मैं क्यों वोट देने जाऊँ यार? और है ना, इतने सारे हैं ना, इतने सारे हैं ना। नहीं, पर उसके लिए तो हमारे प्रधानमंत्री भी जिम्मेदार है ना, क्योंकि उन्होंने बोला अब की बार 400 पार। तो सबको लगा कि 400 पार हो ही रहा है, हो हम ही क्यों रहा है, निकले? एग्ज़ैक्टली, ये तो बहुत फ़र्क पड़ा था हम उनको। कहाँ जा रहे हैं, छोड़ो, हो रहा है 400 पार, होने दो। वो 51 का रेशियो भी नहीं रहा उनका। मेरा तो ये भी कई बार कहना होता है कि देखो यार, जो ठीक है मान लेते हैं, आपकी उस बात से मैं एग्री करता हूँ, 370 हटाया उन्होंने, नो डाउट, बहुत अच्छा डिसीजन था। पर अगर मैं अमित शाह जी के 5 साल की तुलना राजनाथ सिंह के 5 साल गृह मंत्रालय की तुलना करता हूँ, तो अमित शाह के 5 साल ज्यादा टर्ब्यूलेंट हैं। राजनाथ सिंह के इनसे सही थे, अमित शाह से सही थे राजनाथ सिंह के 5 साल, क्योंकि राजनाथ सिंह के 5 साल में लाल किले पे चढ़ के किसी ने झंडा नहीं फहराया था। जो किसानों ने फहरा दिया था झंडा, वो लाल किले पे कोई नहीं चढ़ा था राजनाथ सिंह के 5 साल में, ठीक है ना ही मणिपुर में कांड हुए थे। तो जो इनके जो शासनकाल में जो लोगों का मन बढ़ गया, शाहीन बाग भी इनके शासनकाल में हुआ, दिल्ली में दंगे भी इन्हीं के शासनकाल में हुए, मतलब अमित शाह के गृह मंत्रालय में ही हुए सारे। तो मतलब सरदार पटेल वाली इमेज बनाना और पेपर छपवाना और मीडिया में जाना वो सब आसान है, पर जो रियल में ऑन द ग्राउंड जब आपको टफ एक्शन लेना पड़ता है, जब आपको होता है मैं किसी की नहीं सुन रहा भाई, मैं टफ एक्शन लूंगा, ठीक है, वहां पे मुझे लगता है आपकी पार्टी जिसको आप समर्थन करते हैं थोड़ा सा रह जाती है।
हाँ, वो तो है, बट मेरे अपने कुछ पॉइंट्स है जो आप बता रहे हैं उस पे मैं मतलब आई रिस्पेक्ट, लेकिन मैं अलग वे में थोड़ा उनको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो सपोर्ट करते हैं और उससे हिम्मत भी आई है। नहीं, वरना no doubt. वरना मुझे नहीं लगता है कि अगर मोदी जी नहीं आते तो अब तक जो हाँ, अभी जितने जी, जो जी, कट्टर हिंदू या फिर जितने भी अपने रिलीजियस के लिए खड़े हुए हैं उतने लोग कभी नहीं खड़े होते। मुझे नहीं लगता। I agree. I इस agree. वजह से है ना उनका। और देखो ये मूल तो हमारा जो हिस्ट्री है, हमारा मूल वो हिंदुत्व ही जी, जी. है ना? अगर उनकी वजह से अगर वो अगर दोबारा जीवित हो रहा है, दोबारा रिक्रिएट हो रहा है, जैसे बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े स्टैच्यू बनाए जा रहे हैं, महाराणा प्रताप के भी, अभी आप जयपुर देखिए वहाँ पे अर्जुन का एक बहुत बड़ा वो बना है, बहुत सारी जगह हाँ। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी ना हमारे जो हिस्ट्री है ना, उन लोगों को दोबारा से हमारे बच्चों को या हमें दिखता है ना, तो उसे रिक्रिएट कर रही है। एक सिंबल एक बना रहे हैं, जहाँ भी आप एंटर होते हैं किसी भी स्टेट में या किसी भी सिटी में, तो उनका सिंबल बनाया जा रहा है। जो रियल में वॉरियर्स थे, जो रियल में इस भूमि के जो लाल जिसे हम कहते हैं, जी, जी. तो उनका तो इस वजह से मैं बीजेपी का थोड़ा सपोर्ट करता हूँ। हाँ, हाँ। आपने ये वाला देखा था, ये शिवाजी महाराज की एक मूर्ति बनाई थी इन लोगों ने। हाँ, वो टूट गई थी आई थिंक हाँ, ऐसा कुछ। और वो टूट के ऐसे गिरी हुई है साइड में। तो आपको लगता है बिना करप्शन के गिर जाती है मूर्ति? बिना करप्शन के तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वही ना ये मैं हाथ। अपने गाँव में बजरंग बली की 51 फीट की मूर्ति बनवा रहा हूँ। हुँ। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ वो हिलेगी नहीं अगले 200 साल तक। क्योंकि मुझे पता है मैंने उसमें क्या-क्या लगवाया है, कैसे मेंटेन रहेगी वो मूर्ति। लेकिन सर इसमें ये भी हो सकता है ना कि आपने 100 चीज़ें अच्छी करवाई, 99 में आपने ध्यान दिया। 1% ये किया, 99 अपनी अच्छी हो गई, तो ये इसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ठीक है, ये बंदा ये ठीक कर लेगा। उसने किसी और को दे दिया, हो सकता है नहीं, कि नहीं उसमें पर कुछ। हम तो भाई देखो मेरा ये कहना है जहाँ पे जिस जगह पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं जिसका उद्घाटन करने के लिए, है ना? वहाँ पे तो प्रधानमंत्री के या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो ये होना चाहिए कि भैया दुनिया यहाँ के वहाँ हो जाए, ये मूर्ति नहीं गिरनी चाहिए, पीएम जाएगा उद्घाटन, वरना पीएम को मना कर देना मैं नहीं आऊँगा भाई। आप समझ रहे हैं? क्योंकि इस मूर्ति से महाराष्ट्र में जितनी उनकी बेइज्जती हुई है, जहाँ चुनाव हैं, ठीक है? मतलब ये तो मूर्ति का टूटना तो वरदान है ऑपोजिशन के लिए। और सोचो किस ऑपोजिशन के लिए? वो जो राहुल गांधी उनके शिवाजी की वो जो एक बंदी उसको स्टैच्यू दे रही है, उसकी तरफ देख तक नहीं रहा। इतना बेशर्म है उनकी पार्टी का आदमी एलिजेडली, है ना? कि वो मूर्ति को देख तक नहीं रहा। और सोचो उस बंदे को वोट मिलने वाले हैं क्योंकि इन्होंने ऐसी हरकतें कर रखी हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में थोड़ा झांकने की जरूरत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है। ये आपने एक और आपका एक वो एक और वीडियो देख रहा था मैं, उसमें आपने कहा था कि एनआरसी अगर लागू हुई तो 8 करोड़ के आसपास उसके रेंज में है। 8 करोड़ मुसलमानों को देश छोड़ना होगा एनआरसी के चलते हुए, ऐसा कहा है ओवैसी ने। 8 करोड़ ही क्यों कहा इन्होंने? अगर कहना होता तो पूरे 32 करोड़ की पूरे के पूरे मुसलमानों के दुश्मन हैं एनआरसी लाने वाले। 8 करोड़ वो लोग हैं जो घुसपैठिए हैं, जिनको घुसाया गया है वोट बैंक के लिए, जिनकी वजह से ये लोग अपने इलाकों में जीतते हैं। जिनको देश छोड़ना पड़ेगा उसका क्या मतलब क्या सीन है उसका? उसमें ओवैसी ने ये कहा था कि अगर एनआरसी आ जाती है तो उसकी वजह से 8 करोड़ लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 8 करोड़ लोग ही क्यों? क्योंकि जैसा उनका कहना है कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं। तो मुस्लिम तो 28 से 34 करोड़ बताया जाता है। तो इतने लोग क्यों बाहर नहीं जाएँगे? सिर्फ़ 8 करोड़ का मतलब है जो 90 से अब तक जो रोहिंग्या मुस्लिम्स आए हैं, जिनकी आईडी यहाँ पे उन्होंने बताई कि वो भारतीय हैं। वो फेक लोग हैं 8 करोड़। जो उनके एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पे उनके एमएलए, जहाँ पे उनके जो सीट्स हैं, जहाँ पे वोट होता है, वहाँ पर उनके लोग रहते हैं, वो हैं वो 8 करोड़ लोग, जो तो 100% जाएँगे बाहर। क्योंकि जब उनका पता करेंगे ना कि भाई चलो आधार कार्ड आपने बनवा लिया, लेकिन जब पता करेंगे कि आपके बाप-दादा कहाँ के हैं, हाँ। वो प्रॉपर्टी वो कहाँ है, तो वो लोग बाहर जाएँगे। तो वो उनके लिए कह रहा है कि 8 करोड़ मुस्लिम खतरे में है और वो लोग बाहर जाएँगे। वो इनडायरेक्टली कह रहा है, वो डरा रहा है, हर मुसलमान को डरा रहा है वो। जबकि वो 8 करोड़ लोग वो हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, जो मतलब बांग्लादेशी जो हैं। पर मुझे एक बात बताइए ना, मुसलमान तो अपने उम्मा में भरोसा करता है कि भाई मतलब हर मुसलमान मेरा अपना है, वरना कैसे हो सकता है कि अगर कश्मीर सॉरी वहाँ का पाकिस्तान का हिंदू अगर भारत आता है तो किसी कॉलोनी में उसको जगह नहीं मिलती, वो बेचारा झोपड़े बना के रहता है। लेकिन जब यहाँ का मुसलमान आता है रोहिंग्या तो उसके लिए प्रॉपर आधार कार्ड बनता है, उसके लिए घर बना दिया जाता है, उसको रहने का जुगाड़ कर दिया जाता है। तो हिंदुओं में जो एकता नहीं है और मुसलमानों में जो धार्मिक एकता है, तो उसका परिणाम तो हिंदुओं को भुगतना ही चाहिए ना, आपको नहीं लगता ये? सर ये चीज़ अभी क्रिएट नहीं हुई है। ये एक्चुअली इन 50 से 60 सालों में जो जातिवाद का जो ज़हर घोला है, वो आप जानते हैं। उनकी कम्युनिटी में भी है, लेकिन उनकी कम्युनिटी में इतना नहीं है। जब उन्हें ये पता लगता है कि यार किसी हिंदू लीडर के अगेंस्ट बोलना है, तो सब एक हो जाएँगे। और अगर हमें किसी मुस्लिम कम्युनिटी के किसी लीडर के लिए कुछ बोलना है या अपोजिशन के लिए बोलना है, तो कोई हिंदू एक नहीं होगा। बहुत कम ऐसे होंगे जो हमारे जैसे धार्मिक हैं, हमारे जैसे जो देशभक्त हैं, जो देश की मिट्टी को समझते हैं, वो ही एक होंगे।
वो उनमें एकता है, हमारे में एकता नहीं है, और ये जातिवाद का ये हमारे में शुरू से ही रहा है, स्टार्टिंग से। और राहुल गांधी वही कर रहा है, उसके बावजूद भी जो हमारे लोग हैं उसको वोट करते हैं। तो मुसलमानों में भी बहुत खतरनाक जातियां हैं। मतलब मुसलमानों में तो ये आलम है कि जो अशराफिया है, अशरफ जिनको कहते हैं, उनके शमशान में अजलफ और अरजाल नहीं दफना सकते आप। जैसे वहाँ पे मणिकर्णिका घाट है बनारस में या इलाहाबाद में घाट है, आप वो वहाँ पे वो नहीं पूछा था कौन सी जाति से आए हो, किसकी लाश ला रहे हो। समझ रहे हो ना, जितने भी घाट हैं पूरे देश में, निगम बोध घाट है, कहीं भी ये नहीं सवाल पूछा था कौन सी जाति का आदमी आ रहा है जलाने के लिए। वो वहाँ एक सवाल नहीं, सबको जलाते हैं वो लोग। लेकिन इनके यहाँ तो ऐसा है कि सैयद वगैरह जो हैं उनके तो अलग शमशान घाट भी अलग हैं, और लो कास्ट के शमशान घाट अलग होते हैं, मतलब शमशान घाट तक बटे हुए हैं। यही हाल क्रिश्चियंस में भी है। क्रिश्चियंस में जो अपर कास्ट क्रिश्चियंस हैं उनके वो जो है सेमेट्रीज वो अलग है, और लोअर कास्ट के सेमेट्रीज अलग है। अपर कास्ट जो क्रिश्चियन है, वो जो अगर क्रिश्चियंस की रैली निकल रही है तो जो झंडा लेके नहीं चलते, पीछे एक बंदा कुछ और लेके चलता, वो सब ब्राह्मण ही होते हैं जो कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में। और इंडिया में जितने भी बिशप्स हैं कैथोलिक चर्च के, सब ब्राह्मण हैं, केवल 2 लोअर कास्ट हैं उसमें। तो डिवीजन तो वहाँ भी बहुत तगड़ा है। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को एक तो कर रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि यार इनके अंदर भी डिवाइड है, इसका भी यूज किया जा सकता है? वो कभी क्यों नहीं करती? जो राहुल गांधी बांट रहे हैं, भाजपा ने क्यों नहीं कोशिश की? इतनी पावरफुल, इतने पैसे वाली पार्टी है, इसने क्यों नहीं कोशिश करी इनके इनके जो फिशर्स हैं उसको डिवाइड करते हैं? सर मे भी ये हो सकता है कि फिर वही बात हो जाएगी कि भाई राहुल गांधी तो चलो ठीक है, नाम लेना ठीक होगा, चलो कोई बात नहीं, बोले ये तो इतना ज़्यादा गिर रहे हैं, ठीक है, बट आप इतना क्यों गिर रहे हैं? आप तो एक ओहदे पर हैं, मतलब एक इमेज बनी हुई है कि ये पप्पू है, ये इस तरीके से, इनमें कितना नॉलेज है, होगा भले ही नॉलेज, लेकिन उनकी जो बातें हैं ना वो मतलब कहीं मैच नहीं करती हैं। जैसे वो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना, जलेबी की फैक्ट्री वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो अगर यहाँ है और कोई इतना बड़ा आदमी अगर उनकी कॉपी करेगा, वो यहाँ तक आएगा, तो उनकी ज़्यादा बेइज्जती होगी। इस आदमी की तो नहीं होगी क्योंकि ये तो है ऐसा, इनकी ज़्यादा इंसल्ट होगी। तो इन्हें तो हमेशा ऊपर रहना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते। ये तो हमेशा कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इनको इस तरीके की हरकत करनी चाहिए। हमें बल्कि समझने की ज़रूरत है हिंदुओं को। आप क्या चाहते हैं? आपकी इस देश से क्या उम्मीद है? एज अ यूथ आपको क्या चाहिए इस देश से? सर मैं ये चाहता हूँ जो हमारी हिस्ट्री है ना, हम्म। उसको सब माने। अच्छा, कि मतलब हाँ, हमारे देखो अभी ना सर, सबसे जैसे भीम आर्मी वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को हिंदू ही नहीं बोलते हैं। हिंदू ही नहीं बताते हैं, जबकि इवन जो जिनको वो बोलते हैं ना बाबा साहब जो हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सनातन धर्म में कौन-कौन आता है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, सब आते हैं। लेकिन वो लोग एग्री नहीं करते हैं, मतलब वो खुद डिसरिस्पेक्ट किसकी कर रहे हैं? बाबा साहेब की। और मुसलमानों का समर्थन करते हैं। हाँ, वो तो उनको पता नहीं क्या मानते हैं, जबकि उन्होंने खुद ने लिखा हुआ है उस बुक में। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी बुक में लिखा हुआ है कि एक मुस्लिम, मतलब सच्चा मुस्लिम यहाँ का वो हो ही नहीं सकता, पार्टीशन पे जो बुक बनी हुई है उसमें। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो आप हमारी रिलीजियस बुक नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, बट कम से कम संविधान तो माने, उसमें क्या लिखा हुआ है। ये देश एक है, हिंदुत्व है। ज़रूरी नहीं जो हिंदू है वो हिंदुत्व है। इवन जो मुस्लिम भी है, वो अगर इस हिंदू धरती पे पैदा हुआ है हिंदुस्तान में, तो वो हिंदुत्व है। बस ये चीज़ माने। मतलब ये लोग क्या करते हैं कि अभी आज मैंने जैसे किसी के अगेंस्ट बोला, किसी पाकिस्तानी मुस्लिम, किसी फ़लस्तीन के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला, तो ये लोग है ना मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बोलेंगे नहीं नहीं वो मुस्लिम है तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। अरे भैया मैं आप ही की मिट्टी का हूँ, हिंदू ही हूँ, मैं हिंदुस्तान का हूँ, तो इन्हें सपोर्ट करना चाहिए हमें। तो ये चीज़ होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि सबको ये मानना है कि जो 140 करोड़ लोग हैं ना, वो एक हैं, और वो अच्छे से जानते हैं। उनको भी पता है कि वो कन्वर्टेड हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन वो चीज़ को ना एक तरीके से मानते हैं कि नहीं यार ये इंसल्ट वाला है कि हम कन्वर्ट कैसे हो गए। भैया आपकी मजबूरी रही होगी, आपके दादा परदादा उनकी, बट आप तो कम से कम बोल सकते हैं हाँ ठीक है कन्वर्ट है, बहुत लोग बोलते हैं। तो ये कि मैं चाहता हूँ कि सब समझें कि हाँ हम हिंदुत्व हैं, हम एक तरीके से इस मिट्टी में हुए हैं, तो हम एक ही हैं। हिंदू नहीं भी मानते हो, लेकिन हम हैं, हमारा जो कल्चर है ना, हमारी जो संस्कृति, हाँ, सांस्कृतिक रूप से हिंदू हैं। हम, हाँ वो तो हैं। और उसके तो प्रमाण हैं, उनके तो 10-10 हज़ार साल, 5-5 हज़ार साल प्रमाण हैं उनके तो। अभी जो रिसर्च की जाती है उसमें आप देखते हैं तो 9-9 हज़ार साल पुराने तो हमारे महादेव जी के हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी के हैं। वो हम तो सलमान रशीद हैं, पाकिस्तान के ट्रैवलर हिस्टोरियन है। तो वो बता रहे थे कि कन्वर्ट क्यों हुए लोग। तो कहते हैं कि जो जो कन्वर्ट नहीं होता था उसे जजिया लिया जाता था। ठीक है, जजिया मतलब कि अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का पैसा, टैक्स दो हमें, कि तुम हिंदू बने रहना चाहते हो उसका टैक्स दो। तो जजिया लेते टाइम क्या होता था, रूल ये था कि जजिया जैसे हमेशा कहते हैं देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। पर जजिया के केस में उनको पैसा लेके ऐसे खड़ा होना पड़ता था अपने दरवाजे के बाहर। ठीक है, तो जो लिखा है मतलब कि किस तरह से लेना है, मतलब उसका रूल है, हदीस में रूल है जजिया लेने का। तो उसके हाथ से ऐसे नोच के वो पैसा लेना है, और उसके मुंह में या तो थूक देना है जो जजिया दे रहा है, उसके मुंह में या तो थूकना है, या राख उठा के उसके मुंह में डालनी है। ये रूल है जजिया लेने का। ठीक है, तो
जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है या जो लोअर कास्ट है, उन सब ने बोला कि भाई मतलब मैं करूँ ही क्यों, मतलब मैं थुकवाने के लिए पैदा हुआ हूँ जीवन में। तो वो सब कन्वर्ट होते चले गए लाइन से। ये रियल, ये सच है। इसके चक्कर में कन्वर्जन बहुत ज्यादा हुआ। कभी शाहरुख खान ने नहीं बोली ना, आपने पढ़ा होगा उसने भी ये बात। बड़े जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, लीडर्स हैं, कोई नहीं इस बात को मानता ना। जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम सुना है आपने? अरे बहुत इंटरेस्टिंग, आपने नहीं सुना जोगेंद्रनाथ मंडल का? अच्छा सुनिए फिर। जोगेंद्रनाथ मंडल नाम का एक शेड्यूल कास्ट आदमी था, जो मोहम्मद अली जिन्ना का एक तरह से कुत्ता मान लो था। मतलब जैसे नहीं होता वो जो कातिया को नहीं बोलता वो कि तू क्या चाहता है, तू कहे तो काटे, तू कहे तो भौंके, तो एग्जैक्टली वैसा ही था जोगेंद्रनाथ मंडल। मतलब वो मोहम्मद अली जिन्ना था, वो कहता था काटता, वो कहता था भौंकता था। तो हुआ क्या कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो जोगेंद्रनाथ मंडल ने प्रॉपर समर्थन करवा के वोट डलवाए शेड्यूल कास्ट वालों से, पाकिस्तान बनना चाहिए। बनवा दिया, पाकिस्तान बन गया भाई। तो उस वहां के मंत्रिमंडल में इसको शिक्षा मंत्री बनाया गया, मंडल को। ठीक है, 6-8 महीने में जिन्ना मर गया। उसके मरते ही इसको उन्होंने बोला कि तू अनटचेबल है, तू हमारे यहाँ क्या करेगा। इसको उन्होंने बेइज्जत करके मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया लियाकत अली ने, ये बाहर हो गया। उसके बाद उसको मतलब वो टच नहीं करते थे मुसलमान, इस्लाम जिसमें जातिवाद अलाउड नहीं है, जोगेंद्रनाथ मंडल को टच नहीं किया जाता था। अंत में इतने बड़े नेता थे भारत के शेड्यूल कास्ट के, फिर 4 या 6 साल में पाकिस्तान से लौट के दोबारा भारत ही आए जोगेंद्रनाथ मंडल, और यहीं सड़ के मर गए वो। तो जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग जय भीम जय मीम के चक्कर में पड़ते हैं, उनको जोगेंद्रनाथ मंडल कहानी जरूर पढ़नी चाहिए कि इतने बड़े आदमी अगर इज्जत नहीं कर रहे हैं वो, तो तुम्हारी क्या इज्जत करेंगे। जब जोगेंद्रनाथ मंडल की इज्जत नहीं कर पाए वो, तो तुम्हारी, आप गूगल करके पढ़िएगा जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में। आइए मैं आपको छुआछूत में जो भीमराव अम्बेडकर के विचार हैं वो बताता हूँ। ये है कि वो कह रहे हैं कि छुआछूत में भीमराव अम्बेडकर ये कहते हैं कि हिंदुओं की समस्या छुआछूत की है, लेकिन मुसलमान कौन सा अलग है, क्योंकि अपना खुद का उदाहरण देते हैं कि मुझे कभी मुसलमानों ने एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे हमेशा वो अछूत मान के ही मेरी तरफ देखते थे। उसके अलावा भीमराव अम्बेडकर ये कहते हैं, कई बार मैंने ये भी कहा है कि शायद भीमराव अम्बेडकर आज के भाजपाइयों से बड़े हिंदू थे। लोगों को बुरा लगता है सुनने में। उसके पीछे कारण यह है कि भीमराव अम्बेडकर ने तब कहा था कि अगर मैं मुसलमान बन जाऊंगा तो भारत में मुसलमानों की मेजॉरिटी हो जाएगी सत्ता पे। अगर मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा तो भारत में सत्ता पे क्रिश्चियन की मेजॉरिटी हो जाएगी। इसलिए मैं बौद्ध बनूंगा, क्योंकि बौद्ध चाहे जैसा भी हो है वो हिंदू धर्म से ही रिलेटेड, तो हिंदुओं की मेजॉरिटी बनी रहेगी। इसलिए वो बौद्ध बने थे, क्योंकि वो जितना उन पावरफुल थे वो सब चाहते थे वो बन जाए हमारे वाले। मुसलमानों ने बोला आप मुसलमान बन जाइए, क्रिश्चियन ने बोला क्रिश्चियन बन जाइए, इसीलिए वो बौद्ध बने थे, और कोई कारण नहीं था उसके पीछे। आप समझ रहे हो? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे पार्टीशन हो गया ना, अब एक एक मुसलमान को बोलिए वापस वहां जाए, और वहां के एक एक हिंदू, सिख और उसको बौद्ध को बोलिए वापस आए। ये भीमराव अम्बेडकर का स्टेटमेंट है, किसी राइट विंग का स्टेटमेंट नहीं है। भीमराव अम्बेडकर बोल रहे थे कि यहां से एक एक मुसलमान को भेजिए वापस, और वहां से एक एक हिंदू, बौद्ध और सिख को यहां बुलाइए। भीमराव अम्बेडकर का ये भी स्टेटमेंट है, पार्टीशन जिसकी आप किताब की बात, उसमें वो ये भी लिखते हैं कि समझ में नहीं आता नेहरू और गांधी पार्टीशन के खिलाफ क्यों है। जो धर्म आपसे साझा ही नहीं है, उसकी रीति रिवाज आपसे साझा नहीं है, उसके विलन्स आपके हीरो हैं, आपके हीरो उसके विलन है, तो आप उससे क्यों, अगर आपको देश में शामिल ही करना है तो तिब्बत को करिए, बुद्धिस्ट हैं सारे के सारे। आप म्यांमार को करिए, श्रीलंका को करिए, जो आपके बुद्धिस्ट अपने लोग हैं उनको करिए, आपको उनको नहीं शामिल करना। आपको जिद है कि मुसलमानों को शामिल करना, जो आपको अपना मानते ही नहीं कहीं से भी। ये भीमराव अम्बेडकर के स्टेटमेंट है। तो अगर भीमराव अम्बेडकर अभी अचानक से आ जाए इस देश में तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो क्या रहा है मेरे नाम पे, इस देश में चल क्या रहा है मेरे नाम पे, ये जय भीम क्या है, ये सबसे बड़ा परेशान तो खुद हो जाएंगे, मतलब मेरे नाम पे क्या गेम खेल रखा भाई इन्होंने। समझ रहे ना आप? तो ये गेम कुछ और ही चल रही है, रियलिटी कुछ और है। और दूसरी प्रॉब्लम पता है क्या है, सुन के बहुत बुरा लगता है, भीमराव अम्बेडकर के अलावा और 1% शेड्यूल कास्ट के अलावा पढ़ता लिखता कौन है शेड्यूल कास्ट में? कोई नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ते हो भाई तुम? जिसको भगवान मानते हो उसने इतनी पढ़ाई कर ली, उसी के कर कदमों पे चल के थोड़ा पढ़ लो ताकि तुम्हें कोई बेवकूफ ना बनाए। तो इतने तुम्हें 2 मिनट लगता है लोगों को बेवकूफ बनाने में, 2 मिनट बेवकूफ बन जाते हैं। क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देखता हूं, उसमें बहुत गालियां पड़ती हैं, देखता हूं मैं आपको कितनी गाली दी जाती है लाइन से, कि मतलब ये जय भीम वाले से गिर जाते हैं, आपको सबसे ज्यादा गालियां आते हैं। तो वही वाली बात है, पढ़ ही लो यार, खत्म करो, पढ़ लो, उसमें बात हो जाएगी। वो भी नहीं करना है, पढ़ना ही नहीं है साल, बस गालियां देनी है, उठ के मुंह उठा के गालियां देनी है, मुंह उठा के गालियां देनी है। अभी ये जो आप एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें आप पंच मार रहे थे किसी को ऐसे ऐसे। हाँ हाँ फिर आपने लिखा था कि और करना है नहीं करना है, मैं तो बोलूँ करिए और आप
वो सर वो तो एक कोई पैरोडी थी किसी मूवी की, वो सीन क्या था, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना मैं इस तरह के आर्ट वगैरह बनाता हूँ, मूवीज फिल्म वगैरह शॉर्ट मूवी, उसका सीन था। नहीं पर अब करो यार, मतलब यू लुक लाइक अ हीरो, आई एम टेलिंग योर फ्रेंड, यू लुक Thank लाइक अ you. हीरो एंड आई एम नॉट। आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, कीप डूइंग, आप बहुत अच्छा करते हो। वो प्रोफेशनल लग रहा था जो आप कर रहे थे, क्योंकि फिल्में मैं बहुत देखता हूँ, प्रोफेशनल लग रहा था कि हाँ भाई ये बंदा प्रोफेशनल है, इसको आता है। एक मुस्लिम कोटा की डिमांड है, उस पर आपका एक वीडियो देखा था मैंने। महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा आएगा सिर्फ उनके लिए, हिंदुओं के लिए नहीं। और ये कह रहे हैं तेलंगाना के सीएम जो रेवंत रेड्डी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार आती है, एमवीए, तो ये मुसलमानों के लिए स्पेशल कोटा देंगे। मतलब उन्हें लालच दे रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको ये देंगे। अच्छा, हिंदू कहाँ गए और अदर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो कहाँ गए फिर? अगर आपको आर्थिक स्थिति ठीक करनी तो हर वर्ग में है, हर जाति हर धर्म में सब जगह होता है रिजर्वेशन। फिर गरीब इंसान को मिलना चाहिए जिसको एक्चुअल में नीड है। मगर नहीं, वोट बैंक के लिए तो आप ये कर देंगे, और दूसरे कम्युनिटी के जो हिंदू और जो अदर कम्युनिटी उनको बोलेंगे नहीं नहीं, ये जो बीजेपी सरकार है ये तो बहुत ज्यादा ये भड़काएंगे उन्हें, और उनको वोट ना दे, हमें ही वोट दे। तुम कर क्या रहे हो फिर? सबके लिए करना चाहिए ना तुम्हें, अगर तुम लीडर हो तो। मुस्लिम कोटा की डिमांड है, उसके खिलाफ क्यों हैं आप? सर मुस्लिम कोटा और मुस्लिम लीग के लिए अलग से वो एक कानून चाहते हैं। मतलब सेम ये वही वाला कानून है जो जिन्ना ने पार्टीशन से पहले रखा था, और उसकी वजह से हुआ ये था कि देश टूटा था। अब ये महाराष्ट्र में भी सेम वही कर रहे हैं, जो वहाँ की उलेमा करके कोई पार्टी है, वो भी यही चाह रही है। तो वो मतलब लोगों को तो तोड़ ही रही है, वो वहाँ की जगह को भी तोड़ेगी। तो वो महाराष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर आपको पता है पॉपुलेशन, जैसा मैंने अभी बताया आपको, कितनी हो चुकी है। ठीक है, तो वो महाराष्ट्र को भी तोड़ना चाहते हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक स्टेट में होगा, फिर दूसरे स्टेट में, फिर तीसरे स्टेट में, ऐसे तो हर स्टेट टूटेगा। साउथ वाले ने उन्होंने तो बोल ही दिया कि हमें तो अलग से तमिलनाडु हमारा अलग ही चाहिए, देश को तोड़ना चाह रहे हैं। तो ये इनके मन में ना वो देशभक्ति की भावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक देशभक्ति की भावना वाला देश को कभी नहीं तोड़ेगा, ना लोगों को तोड़ेगा, क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो सबको बराबर मिलनी चाहिए। तो मैं इसलिए इस चीज़ के खिलाफ हूँ, मैं ये चीज़ गलत है। मतलब जो कौन सा स्पेशल कोटा? और मेरा मेरा विचार ये भी है, मैं हिस्टोरिकली अगर देखूं तो कोटा उनको मिलना चाहिए जो दलित थे, जिनको परेशान किया गया था, जिनको परेशान करने की मेरे पास लिखित किताबें भी हैं कि परेशान, चाहे वो क्लेम तो कर रहे हैं 100% का, परेशान 10% हुए थे। समझ रहे हो ना, 10% जो परेशान हुए थे वो कहते हैं हमको 100% परेशान किया गया था। पर फिर भी जिनको परेशान किया गया था उनको कोटा मिलना चाहिए। जो राज कर रहे थे वो कोटा क्यों मांग रहे हैं? क्या ज़रूरत पड़ गई भाई मतलब? तुम तो राजा थे यहाँ के, अच्छा क्या तुम इसी बात पे गर्व भी करते हो कि हमने राज किया है 700 साल 800 साल, तुम्हें कोटा की जरूरत क्यों पड़ रही है? तुम ये बोलो कि हमें बहुत परेशान किया गया है, हम दलित थे, तुम राजा थे, जिसमें काफी सच्चाई भी है, तो हम दे भी दें कि हाँ भाई चलो ठीक है, तो दलित हो तो ले लो कोटा, है ना? अगर तुम राजा ही थे तुम्हें कोटा क्यों चाहिए भाई, है ना? क्योंकि कोटा की डेफिनेशन यही है, अमेरिका से लेके भारत तक कोटा उनको मिलता है जो परेशान की हुई कम्युनिटी होती है, उनको कोटा मिलता है ना? मैं तो चाहता हूँ राजपूतों को कोटा मिले। पूछिए कैसे? मेरे को भारत सरकार ने पिछले 70 साल में बोला कि जमींदार है तू, तेरी जमीनें हम ले लेंगे, राजा है तू, तेरी जमीनें हम ले लेंगे, है ना? तू राय बहादुर था, तेरी जमीनें हम ले लेंगे। केवल 2 एकड़ जमीन रहेगी एक आदमी के पास, उससे ज्यादा नहीं हो सकती जमीन। एक कहूंगा उसका नाम था विनोबा भावे, भूदान की प्रथा लेके आया वो, कि जिन जमीनें होनी नहीं चाहिए इनके पास, तो इनकी जमीनें ले लो सबकी। सब ले लिया आपने। आपने क्या करा कि जयपुर के राजा थे, पूरा जयपुर उनका, राजस्थान उनका था, जैसलमेर के राजा थे, पाकिस्तान तक उनका था, है ना? उदयपुर के राजा थे, ऐसा तो था नहीं, सरकार थी नहीं, सब राज सब इनका था, है ना? तुमने क्या बोला, नेहरू जी आए और पटेल आए, उन्होंने बोला कि अब देशभक्त बन जाओ, फटाफट देश में मरने लग जाओ और अपनी जमीनें सब हमें दे दो। दे भी दी गई, ठीक है, जमीनें मिल गई आपको। फिर आपने बोला कि अब इस देश में राजा नहीं होगा, यही बोल के जमीनें ली गई ना, रुपया पैसा लिया गया, धन दौलत दी गई। फिर आप सुनते हो कि नहीं, कांग्रेसियों के जो मुख्यमंत्री थे उनके पास, किसी के पास 70,000 एकड़ जमीन है। सुनते हो कि राजीव गांधी अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आईएनएस विक्रमादित्य लेके जाते थे। तो राजाओं वाली हरकतें हैं ना ये तो, कि मतलब राजा जा रहा है। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि मेरे को तो आपने, मेरा तो छीन लिया सब, फिर आप वक्फ बोर्ड को अलग से जमीनें पकड़ाए जा रहे हो बैकग्राउंड में कि मेरे को वोट दो, जमीनें लो। तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया ना यार। मतलब मेरे पास तो जमीनें थी, मेरे पास खेत थे, मैं राजा था, मेरे पास सब कुछ था, और मैं कोशिश भी करता था कि मेरे यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो मेरे परदादा थे, उन तो शाम को निकलते थे, किसके घर से धुआं निकल रहा है। अगर नहीं निकल रहा हो तो जाते थे, क्या हुआ, क्यों नहीं धुआं, खाना क्यों नहीं बना रहे हो? तो बोलते कि सबके मिट्टी घर थे, तो कहते थे आज खाने के लिए नहीं है। तो बोलते थे काम करो, फिर इनके यहाँ गेहूं पहुंचाओ, आटा पहुंचाओ, खाना कैसे नहीं खाएंगे ये लोग। तो मेरे परदादा तो राजपूत थे, पर वो सबका ध्यान रखते थे। ये आए, इन्होंने कहा नहीं हम ध्यान रखेंगे, सरकार ध्यान रखेगी, है ना? सब जमीनें ले ली मेरी, खाना अभी भी नहीं बन रहा कई लोगों का, अभी भी कई लाख करोड़ों लोग जो खाना नहीं खा पाते टाइम पे अपना। तो मेरे से तो आपने छीन लिया। आपने मेरे को फिल्मों में विलन दिखाया, ठाकुर मैं तेरा खून पी जाऊंगा,
दिन रात सुबह शाम आपने मेरी इमेज खराब करी। और आज ये स्थिति है कि राजपूत, अगर 100 राजपूत परिवारों को उठाओगे, मैं गारंटी देने को तैयार हूं कि 70-80 परिवार आपको गरीब मिलेंगे। 70-80 परिवार आप गरीब मिलेंगे। हमें कोटा दो यार, हम राजा, तुमने हमको रंक बना दिया साफ साफ उठा के। हमें कोटा दो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो आप कोटा? हम तो अधिकारी हैं भाई उसके, हमारा सब ले लिया तुमने। मैं तो ये कह रहा हूं, चलो ठीक है, मैं शासक वर्ग भी था, पर ले तो लिया सब आपने ना। मेरे को बोला कि दे दो सब, मैंने दे भी दिया शराफत से। फिर आप कह रहे हो नहीं, अब मैंने ले लिया है, अब तुम जो है, अब मैं तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है भारत सरकार, चाहे वो किसी की भी, भाजपा की हो, कांग्रेस की, किसी भी सरकार की हो, मुझसे और आपसे उनको डर लगता है। जो हमारे अंदर निडरता है, जो निर्भीकता है हमारे अंदर ना, स्पेशली जो मार्शल क्लास है, जिनको अंग्रेज कहते हैं मार्शल क्लास है ये, तो जो मार्शल क्लास, चाहे वो सिख हो, आप देखिए सिखों क्या हाल हो गया है, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो जितने भी अपर कास्ट यहां से लेके साउथ तक है, सबका बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि हमसे डर लगता है कहीं सत्ता परिवर्तन ना कर दें। बाकियों से डर नहीं लगता, बाकियों से पता है कंट्रोल में है, डर हमसे लगता है क्योंकि शासक वर्ग है, कहीं ऐसा ना हो कि शासक वर्ग एकत्र हो गया तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो डर उस बात का है, इसलिए इनको, इनसे सब कुछ ले लो धीरे धीरे। एक न्यूज चैनल बताइए जो किसी राजपूत के हाथ में हो। 0 न्यूज चैनल है जो राजपूतों के हाथ में, 0। एक न्यूज पेपर बताओ जो राजपूतों के हाथ में हो, जो बड़ा न्यूज पेपर हो, नहीं है ना। न्यूज, जो शासक वर्ग था एक जमाने में, आखिर उसने ऐसा क्या दान कर दिया? ना उसके पास न्यूज़पेपर है, ना उसके पास ये है, क्या कहते हैं उसे, कोई न्यूज चैनल है, ना उसके पास रिप्रेजेंटेशन है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तक नहीं उसका ढंग से। शासक वर्ग का रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया, कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसका। जो, हाँ, प्रधानमंत्री जो कार्यालय है, वहां पे आप ढूंढिए कितने राजपूत मिले हैं। 3000 अधिकारी हैं, आप पता करिए कितने राजपूत हैं उसमें से। आपको 50 के अंदर ही मिलेंगे, मैं लिख के देने को तैयार हूं। तो मुझे और आपको तो बहुत दुखी होना चाहिए कि यार, मतलब यार, हमसे छीन भी लिया तुमने। अच्छा, दूसरा क्या, राजपूतों को लगता है कि नहीं, मतलब ठीक है, अब राजपूत जो कर रहा है वो अपनी मेहनत से कर रहा है, अपने टैलेंट से कर रहा है, वो इसलिए आगे बढ़ रहा है। कई लोग मेरी इन बातों को बोलते जातिवादी हो गया। अरे भाई, अगर मैं शेड्यूल कास्ट की बात करता हूं तब मैं जातिवादी नहीं होता हूं, तो अगर मैं गरीब राजपूत की बात करता हूं, जातिवादी कैसे हो गया मैं? भाई शेड्यूल कास्ट की बात करूं, मैं राजपूत हो कर सकता हूं, है ना, कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, भाई शेड्यूल कास्ट को परेशान, तब मैं जातिवादी नहीं हो रहा हूं। लेकिन अब मैं राजपूत की बात करता हूं, बहुत गरीब परिवार है, तो जातिवादी है ये। क्यों? कोई जवाब नहीं किसी के पास, पर लोग मुझे और आपको जातिवादी तुरंत बोल देंगे कि जातिवादी है ये। क्यों? क्योंकि हम अपनी बात नहीं कर सकते, हम अपने लोगों की बात नहीं कर सकते, वो कितने भी गरीब रहे। क्योंकि मेरे गांव में देखता हूं ना, कितने गरीब परिवार हैं जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख भी नहीं है, 4 लाख भी नहीं है। मतलब हर महीने 10,000 कम से कम रुपए में उनका गुजारा चलता है, किसी तरह जीते हैं, बीमार होने मर जाते हैं, है कि नहीं है? तो मेरे से आपसे तो अधिक छीन आ गया, साउथ से लेके यहाँ मुंबई तक सबका ये बुरा हाल है। सबसे ग्वालियर के महाराजा से छीन लिया गया, ये भी मराठी लोग हैं जो सिंधियाज हैं। वो बात और है कि बड़े स्मार्ट लोग थे, तो इन्होंने अंग्रेजों से भी दोस्ती रखी थी, सरकार में भी घुस गए फटाफट, कांग्रेस से दोस्ती रखी इन्होंने, तो इन्होंने तो मतलब, पर बाकी के जो लोग, जितने राजपूत स्वाभिमानी थे, हमारा और मेरे आपके पास ले देके केवल स्वाभिमान बचा है, उसके अलावा कुछ बचाओ तो बताओ। अब स्वाभिमान है हमारे पास कि हम स्वाभिमानी लोग हैं, है ना, और उसके वो भी लेना चाहते हैं कि नहीं स्वाभिमानी मत रहो तुम तो, जैसे वो डायरेक्टर चाहता था आपसे। खालिस्तानी जो लोग हैं उनके बारे में क्या विचार है आपके, जो कनाडा में अटैक हो रहा है बार बार हिंदुओं के ऊपर? सर खालिस्तानियों का भी वही है कि उनको भी अलग से उनका तो साफ है, जो भी किसानों के अंदर जो आए थे, जो बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, उनमें से एक किसान तो साफ कह रहे हैं कि उन्होंने शायद मजाक में कहा हो, कैसे भी कहा होगा, बट उनकी जो थॉट प्रोसेस वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या थिंकिंग है। बोले कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और ऊपर एक और स्टेट है, बोले ये हमें दे दीजिए, इसको आप खालिस्तान बना दीजिए, कितना अच्छा होगा, कितना प्राउड फील होगा, हमारा खालिस्तान हमारे पास होगा। तो वो तो भारत को तोड़ना चाहते हैं, तो ये तो सरासर बिल्कुल गलत है। और उनका अगर कोई मारा जाता है, कोई भी मतलब आतंकवादी, देखो आतंकवादी बोल सकता हूं मैं तो, क्योंकि जो देश को तोड़ना चाहेगा, ऐसी विचारधारा होगी, तो वो देशद्रोही ही होगा। अब उनका कोई बंदा मारा जाता है तो हमारे यहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है वो सपोर्ट करती है कि ऐसे कैसे मारा गया। और बहुत सारे जो आज के यूथ हैं जो पंजाबी सिंगर्स को जो फॉलो करते हैं, एक बात बताइए, अभी जो ये हादसा हुआ था कनाडा का, एक भी पंजाबी सिंगर ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि हिंदुओं के साथ गलत हुआ है कनाडा में। नहीं, क्यों? क्योंकि उनको पता है वो अंदर से सपोर्ट खालिस्तानियों को करते हैं। कल को वो कोई वीडियो, कोई स्टेटमेंट डाल देते हैं तो खालिस्तानी से उनके पास धमकियां भी आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। वो तो बाद की बात है, चलो वो प्रोटेक्ट कर लेंगे, इतना पैसा है उनके पास में, लेकिन फिर भी वो अंदर से भी नहीं चाहते हैं, वो अंदर से प्यार खालिस्तानियों को ही करते हैं। बहुत सारे मैं नाम आप समझ गए नहीं, जिनका मैं नाम, समझ गया। हाँ, तो वो तो देश
विरोधी हैं ही वो अब खालिस्तानी देखो तो। ना, अब धीरे-धीरे हिंदुओं ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया खालिस्तान वहाँ पे हुँ। कनाडा में। हाँ, हाँ, वो लेकिन वही है ना, अगर टाइम के साथ चीज़ें हो जाए तभी तो कहते हैं ना कि बँटोगे तो कटोगे। अब मान लो चलो कुछ नहीं हुआ, भगवान ने किया कुछ नहीं हुआ। मान लो अगर 1-2 बंदा कोई ऐसा मारा जाता, कुछ हो जाता, उसके बाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उससे बेटर है कि पहले ही आप एकजुट रहो। ये चाहे आप भले ही कहीं रहो, ये नहीं कि आप स्टेट में, सिटी में या फिर देश नहीं, कहीं भी रहो आप, चाहे ऑस्ट्रेलिया रहो, अमेरिका रहो, कनाडा, कहीं भी रहो, वहाँ एकजुट रहो। तो जो खालिस्तान की जो डिमांड है, उसमें जैसे वो बोलते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह का जो राज्य था, खालिस्तान वो बना के दो कि महाराजा रंजीत सिंह का जो वो है। उसमें तो वो अफ़गानिस्तान, महाराजा रंजीत सिंह तो अफ़गानिस्तान तक राज करते थे, पर पाकिस्तान से आगे नहीं बढ़ते, गुरदासपुर से आगे नहीं बढ़ते खालिस्तानी। ऐसी क्या डिमांड है ये कि नहीं तो मतलब वहाँ से तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं उनको। वहाँ से कुछ मिलने वाला है ही नहीं। वहाँ पे तो वो जो प्रॉपर मुस्लिम है वो तो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। यहाँ तो उनको पता है ना, यहाँ के सिख कुछ हैं, यहाँ भी 2 तरह के सिख हैं, जो प्रॉपर हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं कि हाँ, हमारे पूर्वज, उनको मालूम है हमारी नींव क्या है। लेकिन यहाँ के बोलते हैं कि नहीं, हमें तो हमारा हक चाहिए, हमें तो इस देश में से हमारी लैंड हमें चाहिए ही चाहिए, हमें खालिस्तान चाहिए ही चाहिए। उनका वही सेम थॉट प्रोसेस है जो हमारे यहाँ के जो वो अदर कम्युनिटी के लोगों का है ना, कि नहीं हमें तो ज़्यादा बच्चे करने हैं ये, फिर हमें हक जताना है। तो उनका भी सेम वही है कि नहीं, पर हमें कहाँ है? अब आप देखो ना, पंजाब की पॉपुलेशन देखो कि हिंदू महिलाओं का बर्थ रेट अगर आप देखेंगे, मुसलमान महिलाओं का 2.8 है, हिंदू महिलाओं का 2 है और सिखों का तो और नीचे है, 1.8 है। कहाँ बच्चे पैदा कर रहे हैं वो? वो तो कनाडा भागने के चक्कर में बिज़ी हैं, कनाडा चलो, कनाडा चलो, इंग्लैंड चलो, कनाडा चलो, अमेरिका चलो। गाँव के गाँव खाली हैं सिखों के। अगर आप अभी जाओगे पंजाब के गाँव में, आपको वृद्ध लोग मिलेंगे खाली, बाकी सब चले गए, कनाडा कोई चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन चला गया। उनका थोड़ा बस ये कि उनको फ़ायदा दिखाई दे रहा है अभी कि वहाँ जाकर पैसा अच्छा कमाएँ। और इन लोगों का ना जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, उनका ये है कि पहले वाला ही थॉट प्रोसेस क्या है कि कमाएगा कौन? हिंदू, सिख, बहुत ये कमाएँ, ये बिल्डिंग खड़ी करें, ये डेवलप करें, सड़कें बनाएँ और एक दिन हमारी मेजॉरिटी इतनी ज़्यादा होगी, हम सीधा ही वॉरियर बन के इनसे छीन लें। जो इनके जो बताते हैं कि हमारे पूर्वज जो जो इन्होंने किया है, करे सब कुछ ये, हम इस चीज़ को हम छीन लेंगे और वो उस चीज़ में प्राउड फ़ील करते हैं। कि हमने तुमसे छीना, ये हमारा हक है, वो छीनने को हक समझते हैं। वो क्रिएशन में या उसमें वो नहीं हो पा रहे, क्या बोलते हैं कि है ना, वो सदी के साथ में जो आदमी डेवलपमेंट होता है ना, वो नहीं कर पा रहे। वो उनका वही है सालों पुराना कि नहीं, हमें तो बस छीनना है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी या फिर ये जो भी हमारा है। क्योंकि अगर देखिए जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, जब उन्होंने रिलीजन बनाया अपना उन्होंने, क्योंकि रिलीजन बना रहे हो तो आप अलग मंदिर बना लो ना, पुराने मंदिर क्यों तोड़ रहे हो यार? मतलब जो वहाँ पे ऑलरेडी काबा में मंदिर था, 360 मूर्तियाँ थी, मंदिर था, उसको क्यों तोड़ रहे हो? आपका मन है, आपको लग रहा है भई तो कहीं और बना लो, वहाँ क्यों? मतलब बिना तोड़े मज़ा क्यों नहीं आता? वो समझ नहीं आता। ये है ना कि भाई ऑलरेडी अगर किसी की थाली में खाना ज़्यादा है और मैं इतना ही खाना प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो लोग मुझे देखेंगे कब, जब उसकी थाली का खाना मैं या तो मैं खुद खा जाऊँ या फिर उसको फेंक दूँ, डिस्ट्रॉय कर दूँ। तो वही चीज़ है कि जब तक वो मंदिर नहीं टूटेगा, जब तक इनकी पहचान नहीं छूटेगी वहाँ से, तब तक मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा इनके लोगों को? लोगों को कन्वर्ट ही तब होगा ना जब इन्हें पता लगेगा कि भाई हमारा कुछ नहीं है। अब जो कुछ है वो, जो भी प्रोफेट साहब जो भी बनाया है उन्होंने, कि वो है। एक बात बताइए, जैसे चलिए जो क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम ये जो जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट छोड़ देते हैं, जो ये जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, समझ रहे हैं ना? इंडियन सबकॉन्टिनेंट मतलब जो भारत में, पाकिस्तान में, यहाँ-यहाँ रहते हैं। जैसे आप इनको छोड़ के आगे बढ़ते हो, अफ़गानिस्तान को छोड़ के, वैसे ही आपको मुसलमान देश मिलेंगे जो बड़े प्राउड हैं इस्लाम पे और जो सचमुच में क्रिएट भी कर रहे हैं। जो क्रिएशन में भरोसा करते हैं, छीनने में नहीं करते। चाहे वो ईरान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो क्या कहते हैं उसे, बहरीन हो, कुवैत हो, ये सारे देश के लोग ये क्या है, अच्छा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों की प्रॉब्लम पता है क्या है? उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जैसे सऊदी अरेबिया का जो मुसलमान है, पहले सऊद है वो, अरबी है वो, समझ रहे हैं आप? तुर्की का जो मुसलमान है, पहले तुर्क है वो, समझ रहे हैं आप? ईरान का मुसलमान पहले आर्य है। आपको पता है ना, ईरान लिटरली आर्यन है वो, इसीलिए ईरान नाम पड़ा है उनका। वो आर्य है, उसको उसमें घमंड है कि हम आर्य हैं। क्या कहते हैं उसे, बहरीन का जो मुसलमान है, जो कतर का मुसलमान, कतर का तो जो शायद राजा है वो तो उसका वो है ना, प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार में आता है वो। तो ये जो अलग-अलग लोग हैं, ये इनके पास क्या है, इनकी अपनी एक जाति, एक ट्राइब है कि हम अपने ट्राइब पे गर्व है हमको। इनके पास कुछ नहीं है। ये अगर ये अपना पीछे जाएँगे तो हिंदू निकल जाते हैं। इसके चक्कर में ये ज़्यादा कट्टर मुसलमान बनने लग जाते हैं। इनको पहले राष्ट्रवाद होना ज़रूरी है। जैसे वो है ना, जो बाकी के जो आपने नाम लिए हैं, पहले राष्ट्रवाद होना ज़रूरी है। उसके बाद में कि हाँ, उसके बाद में मैं मुस्लिम हूँ, जो भी है। इस वज़ह से पीछे रह गए हैं। वो लोग इसलिए आ गए हैं, उन्होंने टाइम के साथ-साथ अपने आप को चेंज किया, टाइम के साथ-साथ डेवलप किया। आज दुबई जिसकी आप बात करें, अरब कंट्रीज़, वो बहुत आगे हैं। जी, वो आगे इसीलिए हैं क्योंकि वो अपने नेशन स्टेट में भरोसा करते हैं, उम्मा में भरोसा नहीं करते। क्योंकि अगर मुस्लिम उम्मा होता तो 57 देश है मिला के पूरा उम्मा बनाओ यार, साला क्या चक्कर है? इनको भी ले जाओ हमारे यहाँ, हमें भी जीने दो ढंग से, है ना? वो उम्मा के चक्कर में नहीं पड़ते वो।
एक्चुअली मैंने ना एक स्टेटमेंट भी देखा था, इसमें कितनी सच्चाई है आप बताइएगा। वहाँ के कोई सऊदी कोई प्रिंस है, उन्होंने ये साफ उनका स्टेटमेंट है कि हम बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और जो इंडियन मुस्लिम हैं, उन्हें हम मुस्लिम नहीं मानते हैं, या फिर ऐसा कोई ये किसी प्रिंस ने जान नहीं बोला, पर वहाँ के किसी बड़े खलीफा ने हाँ, हाँ, बोला। सॉरी, हाँ, जो भी हैं, काफ़ी अच्छे ओहदे पे हैं वो। उन्होंने उन्होंने कहा है बोला है, कि बिल्कुल बोला। हम उन्हें ना एक किसी जानवर का नाम लेके, वो नाम तो नहीं लूँगा मैं, उस जानवर की तरह हम उससे मानते हैं। और वहाँ पे ट्रीट भी ऐसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान को जब वो मक्का करने, उम्रा करने जाता है या हज करने जाता है, उसको थोड़ी बोलते हैं पाकिस्तानी आ गया, बांग्लादेशी आ गया। अरब उसको बोलते हैं हिंदी आ गया। आज भी जितने ये लोग जाते हैं कहते हैं हिंदी आ गया, हिंदी आ गया, और लिखते भी ऐसे हिंदी आ गया, इतने हिंदी आए हैं। पाकिस्तान का मुसलमान भी हिंदी है वहां पे, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हिंदी है। बांग्लादेश का मुसलमान भी हिंदी है, समझ रहे हो ना? सारे मुसलमान उनके लिए हिंदी हैं, वो अभी भी वो इसी नाम से बुलाते हैं हिंदी आ गया। तो उनको उनको फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब हिंदी है जितने भी। और मोहम्मद बिन सलमान तो एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक गिफ्ट है। मोहम्मद बिन सलमान जो वहाँ का जो जो क्राउन प्रिंस है वहाँ के, वो सबके लिए गिफ्ट है, क्योंकि ऐसा क्लेम किया जाता है उनकी माँ यहूदी थी, ऐसा क्लेम किया जाता है, क्योंकि मैं कुछ भी कैमरे पर नहीं बोल सकता, ऐसा क्लेम किया जाता है, एलिज किया जाता है कि उनकी माँ यहूदी थी, ठीक है, ऐसा क्लेम किया जाता है। पता नहीं कितनी सच्चाई है उसमें। एमबीएस ने तो इनकी हदीसों को भी उड़ा दिया बहुत सारी, बोला ये हदीसें जो हदीसें सही नहीं है उनको उड़ा दिया कि इन हदीसों में से कुछ मत पढ़ो। सऊदी अरेबिया की मस्जिद में खुतबे नहीं होते। खुतबा मतलब समझते हैं, पहले नमाज हुई, फिर उसके बाद मौलवी आके भाषण देते हैं। जैसे भारत में अगर आप देखोगे, मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, मैंने डाला था कि मैं और आप जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो हम शांत होकर निकलते हैं, टीका लगा के, आंखें बंद करके कि वाह मजा आ गया। और जुम्मे की नमाज के बाद पत्थर ही पत्थर चलते हैं। तो ऐसा क्या सिखाया जाता है? तो वो खुतबे होते हैं, खुतबे मतलब भाषण। तो भाषण होते हैं, वहां पे ज्ञान दिया जाता है कि चलो बताते हैं इनको, इसलिए जुम्मे की नमाज के बाद बवाल होता है। तो सऊदी ने वो बंद करवा दिया, कोई खुतबा नहीं होगा, नमाज पढ़िए घर जाइए, बात खत्म। ये आलम है। अभी तो परसों नरसों वहाँ डांस वांस हुआ है, बहुत तगड़ा म्यूजिक शो जद्दा में हुआ है शायद, वो जहाँ पे वो जद्दा जहाँ पे ये है ना काबा वगैरह आगे चल के है, वहाँ वहीं पे या कहीं किसी जगह हुआ है सऊदी अरेबिया में। वहाँ पे जेनिफर लोपेज आई हुई थी, वहाँ पे नाच रही थी, और बहुत सारे, बिल्कुल पता नहीं जेनिफर लोपेज कैसे कपड़े पहन के डांस करती है। बहुत तगड़ा हुआ है शो, कोई 10-12 हज़ार अरबी गए थे देखने के लिए। हाँ, तो मतलब सऊदी अरेबिया बदल रहा है। और भारत का जो मुसलमान है, अगर आप देखोगे एक नया तरीका चालू हुआ है, एक चालू हुआ है भारत में कि हमको क्लेम करना है अब इस्लाम पे, क्योंकि वो छोड़ रहा है, तो क्लेम कौन कर रहा है? हम करेंगे, हम ज्यादा कट्टर बन के दिखाएंगे। इसीलिए आप देखोगे मदनी वगैरह के, अच्छे जो लास्ट नेम मदनी का मतलब समझते हो आप? मदनी का कि मतलब मदीना वाले हैं हम, मदनी मतलब मदीना वाले, ठीक है ना? मदनी का मतलब पावर भी होता है, क्योंकि मक्का है और मदीना है। तो जो प्रॉफिट थे मोहम्मद, जब वो मक्का में रहते थे तो प्यार से समझाते थे कि हमारे यहाँ कन्वर्ट हो जाओ, पर जब वो मदीना पहुंचे तब उन्होंने तलवार उठाई थी, ठीक है ना? तो जो अपने नाम के आगे मदनी लगाते हैं, उनका ये ना, अगर नहीं मानोगे तलवार निकालेंगे हम। तो इसलिए मदनी नाम के बड़े आपको मौलाना मिलेंगे जिनका लास्ट नेम मदनी होता है। तो जो लोग मदनी हैं इस टाइम, उनका ये है कि वो कह रहे हैं कि इस्लाम तो सबसे पहला धर्म, रिलीजन दुनिया का इस्लामी था। पता नहीं कोई आदम को ढूंढ के लाए हैं कि कोई श्रीलंका आया था, यहां से जाके मक्का में उसने वो जो पत्थर लगाया है जो शिवलिंग टाइप का दिखता है। तो उनका तो कहना हम क्लेम ले लेते हैं, क्योंकि वो लोग तो हट रहे हैं, हम बन जाते हैं। तो ये नया एक तरीका, एक नया चालू हुआ है भारत में कि हम बताएंगे असली इस्लाम क्या है। ये ध्यान देने की जरूरत है सभी हिंदुओं को भी, कि क्लेम करने की कोशिश हो रही है कि वो हटेंगे, पर मुझे लगता है एमबीएस इनको कभी कब्जा करने देगा, क्योंकि समझ रहे हो ना, सारा का सारा गेम है पैसों का, है ना? सारा गेम पैसों का। अब आते हैं आपकी पार्टी के ऊपर। आपकी पार्टी ने राम मंदिर बनवाया, है ना? उनका कहना है कि ये मक्का और वेटिकन सिटी और उस तरह से, यही सुनते हो ना, जैसे वेटिकन सिटी है, जैसे मक्का, वैसे ही हमारा राम मंदिर है, सुनते हैं ना आप ये? वेटिकन सिटी के आसपास जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उनकी संख्या है 54, मतलब उसी के रेंज में है, 50 से ऊपर है। मदीना के अंदर तो मतलब जो इनका वो है, मक्का और मदीना के अंदर तो अस्पताल वहीं पे है, मतलब जहाँ पे उनका वो चक्कर लगाते हैं उसी में अस्पताल हैं कई सारे, और बाहर बहुत बड़ा अस्पताल है एक, और इलाज फ्री में होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ है, मतलब अयोध्या में तो क्या नहीं, आपने देखा होगा तो राम मंदिर के आसपास राम की बात मंदिर कर के रहे हैं? आसपास कोई अस्पताल खोला हो कोई बड़ा, हाँ, मैंने सुना तो है कि कुछ ऐसा खोला है, जिसमें बाकी फ्री में इलाज होता हो, ऐसा कुछ है? भाजपा ने ऐसा कुछ करवाया? देखो, इसके बारे में तो मेरे को भी नॉलेज है नहीं, तो मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। बाकी तो हाँ, बड़े-बड़े जो जैसे तिरुपति बालाजी का बता रहे हो, वहाँ से इतना डोनेशन जाता है कॉलेजेस वगैरह में, और बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में जाता है। बहुत सारे मंदिरों में जाता है इवन, सिर्फ मैं तिरुपति बालाजी की बात नहीं कर रहा हूँ। अदर जो मंदिर हैं हमारे भारत में जितने भी हैं, ज्योतिर्लिंग भी है, वहाँ से भी जाता है, बहुत डोनेशन आता है। इवन अभी कुछ दिन पहले एक भीलवाड़ा में कोई नाथद्वारा भीलवाड़ा में, हाँ, वहाँ से डोनेशन आया था शायद 700 करोड़ का, एक सिर्फ दिवाली का।
तो वो भी गया था, गवर्नमेंट लेती है और गवर्नमेंट वो स्कूल वगैरह, कॉलेजेस हर सरकार पे वगैरह। भरोसा क्यों करते हो? ब्यूरोक्रेट्स पे कैसे भरोसा कर सकते हो? आपको नहीं लगता वो करप्ट होगा, पैसा ले लेगा बीच में से ही? नहीं सर, अब ये तो है कि ऑब्वियस है कि अगर दोनों पार्टियों, वो तो दोनों आपको नहीं पार्टी लगता हैं। मंदिरों को आजाद कर देना चाहिए भाजपा को? हाँ, मंदिरों को तो आज़ाद करना चाहिए। तो ये क्यों नहीं तो कर रहे हैं भाजपा ये वाले? ये आवाज़ सबने उठाई है, मैंने भी वीडियोज़ बनाए, बहुत लोग बनाया भी, ना? हाँ, हाँ। तो वो प्रोसेस हो सकता है कि ये 2 साल से उठा है मुद्दा, 1.5 या 2 साल से, कि मंदिरों को अलग करो। तो हो सकता है कि अब आने वाले टाइम पे ऐसा हो जाए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो 2018 से बोल रहा हूँ मंदिरों को आजाद करो। अच्छा, नहीं मैं एक्चुअली मैं 1.5-2 साल से हूँ ना इस फील्ड में, तो मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें सुनता हुआ आ रहा हूँ। तो इस पे एक्शन तो लिया जाएगा, होना भी चाहिए, और ये तो क्योंकि जब उनकी चीज़ें उनको दी गई है, तो हमारी चीज़ें भी हमें मिलनी चाहिए। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि मतलब मैंने ऐसा देखा भी है कि अगर कमान किसी पर्टिकुलर लीगल हैंड में नहीं है ना, तो वो चीज़ें ना अलग-अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट, जैसे जिसका मंदिर है प्रॉपर, जो उसका ओनर है, चाहे वो भले ही किसी भी कास्ट किसी का भी हो, वो किस चीज़ में यूज़ ले उसको, अपने ही लोगों में ले, सिर्फ़ अपनी फैमिली में सिर्फ़ उसके 4 मेंबर हैं। इतना पैसा अगर आपके पास आता है, जैसे जिसका पेट भरा हुआ होता है ना, तो अलग चीज़ करने की कोशिश करता है कि मैं कुछ ये ले लूँ, मैं कुछ ये कर लूँ। मैं कोई नशे-वशे की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अनर्गल चीज़ें। तो अगर वो लीगल हैंड में है मंदिरों का, कि ये पैसा आएगा, इसको हम यहाँ पे वो करेंगे, वो करेंगे, वो पैसा खा रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि कोई पैसा खाता होगा, ऑब्वियस होता होगा। बट अगर वो कर रहे हैं, अगर कॉलेजेस वगैरह में, हॉस्पिटल वगैरह में, सड़कों में, या किसी में भी कर रहे हैं, तो उनके पास में ज़्यादा हाथ में होना, कमान हाथ में होना ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ ना उसके लिए, भाई अगर इनकम टैक्स ले रहे हो मेरे से, मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल, सड़क, अस्पताल, स्कूल वहाँ से बनाओ ना, मेरे मंदिर को क्यों कब्जा कर रहे हो? चलो मान लेते हैं किसी व्यक्तिगत को नहीं देना, पर मैं हिंदू बोर्ड बना देता हूँ, उसके अंडर कर दो हाँ, सारी। हाँ, 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 तो ये इसके लिए तो आवाज़ उठ रही है ना कि एक सनातन बोर्ड बनेगा। अभी शायद आजकल में दिल्ली में बताया भी जा रहा है कि मैं 18 बताऊँ आपको, झारखंड महाराष्ट्र चुनाव जब बीत जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे सनातन बोर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं भी यही हूँ, आप भी हूँ, आपका नंबर है ही मेरे पास, ठीक है ना? मैं वो कॉल करूंगा हाँ, कि हाँ, सनातन बोर्ड अभी बन रहा है या बंद हो गया, हाँ, हाँ, चुनाव नहीं। बंद, सनातन बोर्ड बंद। हाँ? वो तो देखो वो देखो, इतना पॉलिटिकल तो घुसना थोड़ा वो है। बाकी हाँ, आवाज़ उठ रही है, हम खुद वीडियोज़ बनाते हैं, मैं खुद बनाता हूँ, तो सनातन बोर्ड तो बनना चाहिए। वरना मैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरी आप और मेरे में अंतर सिर्फ इतना है कि आप भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा मिल रहा है, उसी में खुश हैं। मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी 5% ना करे भाई, वो 100% जो वादा कर रही है वो करके दिखाए, बात खत्म। अगर आप मेरे से मेरा वोट मांग रहे हो तो वो करो जो मैं जिसके लिए आपको वोट दे रहा हूँ। सबका साथ सबका विकास नहीं, जिसका वोट उसका विकास, और जो बच जाएगा उससे बाकियों का विकास। भाई वोट मेरे से मांग रहा है तू, सरकार मेरे वोट से बना रहा है, बोलता नहीं नहीं चल तेरे पैसे दे, इसको विकास करना है। पागल हूं क्या मैं? तेरे को वोट क्यों दूंगा? कहीं से लॉजिकल लग रहा है आपसे कि मतलब आपको बोलूं कि पैसा लाओ, ये भाई को दे रहा हूं मैं, तू खुश रहे? कहां से लॉजिकल लगता है आपको ये बात? कहीं से लॉजिकल नहीं है भाई। आप मेरा वोट ले रहे हो, पहले मेरा विकास कर लो, जो बच जाएगा दूसरों का भी कर लो, मना थोड़े कर रहा हूं मैं, कर लेना, पहले मेरा तो करो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा नहीं, पहले मैं इनका ही करना चाहता हूँ विकास, क्योंकि लाइन में पहले लग जाता है वो। भाई अगर वो बड़ा अजीब है, कितने इंटरव्यू आपने भी देखे, मैंने भी देखे, मुस्लिम महिला आती है, बोलती है आपको घर मिला, हाँ जी मिला, घर मिला, आपको ये मिला, वो हाँ राशन जी मिला, मिला, हाँ, वो हाँ। मिला, हाँ जी मिला, वोट- वोट किसको देंगे? वो तो हम कांग्रेस को देंगे। ये देखा, ये तो बहुत है, बहुत। तो मैं दोबारा वही कह रहा हूँ ना कि भाई क्योंकि उनको लाइन में लगना आता है, उनके यहाँ कोई सिस्टम है, मौलाना उनको समझा देता है ये सिस्टम है, इसके तहत चले जाना। उनके यहाँ कांग्रेस वाले भी अपने लगा देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो पन्ना प्रमुख है, जो बूथ प्रमुख है, उसको भाजपा बाकी के टाइम जब चुनाव नहीं चल रहे होते तब इस काम में क्यों नहीं लगा रहे कि काम करो, अपने गांव में सबको जाके वृद्धा पेंशन दिलवाओ, सबको जाके घर दिलवाओ, सबको जाके ये करवाओ, जहां से वोट मिला है उसमें तो कम से कम करवाना चाहिए ना भारतीय जनता पार्टी को। पर वो नहीं करती भाजपा। चुनाव की जस्ट पहले बोलती सनातन बोर्ड बना देते हैं, वक्फ बोर्ड हटा देते हैं, चुनाव खत्म होते बोलती चलो यार कुछ दिन और सबका साथ सबका विकास झेलो। नहीं, करते तो हैं, ऐसा भी नहीं करते, करते हैं, बट जितना आप चाह रहे हैं ना उतना नहीं होगा, लेकिन करते हैं। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड कितनी है आपकी? नथिंग, अभी तक तो क्या झूठ बोल रहा है बंदा? नहीं, कसम से हाँ? ऐसा ही हुआ है लाइफ में कि तो मतलब उसका मतलब वो डायरेक्टर सही था। नहीं सर, एक्चुअली होता क्या है ना कि आजकल आज का टाइम ऐसा है कि सर लड़कियां 2 कदम आगे हैं, ठीक है, वो परखती हैं बहुत ज़्यादा। पहले लड़कों का ये था कि लड़के, यूज़ वर्ड तो थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ लड़के ये कहते थे कि नहीं हमें नहीं करनी शादी, घर वाले ये हो। आजकल लड़कियां हैं सर, 2-3 साल अपना टाइम, फिर वही है कि घर वाले नहीं मानेंगे, वही जातिवाद वाला वही सिस्टम है। तो इस चीज़ में तो मैं ज़्यादा क्या बात करूं, क्योंकि मैं इसके लिए इन्फ्लुएंस भी नहीं करता इवन। मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, मतलब इस माध्यम से मैं कह देता हूँ कि लड़कियां मोस्टली ऐसा केसेस आती है घर वाले नहीं मानेंगे। तो मेरा ये है कि भैया पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन ले लीजिए कि आपकी फैमिली अलाउ करती नहीं करती हैं। लड़के हैं, फैमिली अलाउ करती है नहीं करती हैं, पहले ये, फिर आप अपने पैरों पे खड़े हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, उसके बाद ये आपको करना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि टाइम स्पेंड करते हैं और फिर एक दूसरे को छोड़ देते हैं, उसकी वजह से वो बहुत पीछे चले जाते हैं। दोनों में से एक आदमी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है तो उसकी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो बस ये है कि अपने करियर पर फोकस करो, और अगर फैमिली के बेस पे ही चलते हो आप, तो उन्हीं के कहने से सब कुछ करो। इतना सीरियस होते क्यों हैं लड़के, वो बताओ। चलो
इमोशनल क्यों होते हैं लड़के, बेवकूफ क्यों है लड़के, वो समझाओ मुझे। सर आज का अभी जो दौर आ रहा है ना, वो दोबारा से यही आ रहा है कि वन वुमन हमें रहना है। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा होता है कि ज़्यादा हम प्यार देते हैं ना किसी को, मोस्टली फीमेल्स का है। अगर आप फीमेल्स को ज़्यादा प्यार दोगे ना, तो सर उसे लगेगा कि शायद मे बी यार ये ना ओवर पॉसेसिव हो रहा है, शादी के बाद हो सकता है कि मुझे कैद ना कर दे, और इस वजह से फिर वो उससे दूर हटती जाती है। लड़के के केस में ऐसा कभी नहीं है। लड़के को तो प्यार चाहिए, उसको तो पता है। लड़का तो वो तभी छोड़ेगा जब बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि भाई हाँ मुझे चीट कर रही है या फिर मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, तो ही। और लड़कियों का कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वही कि अगर वो उन्हें लगता है कि उनकी 1 लाख सैलरी या फिर वो बिल्कुल ज़्यादा वो हैं, तो उन्हें लड़का फिर चाहिए ही नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जो एक मैं फिल्म देख रहा था, द घोस्ट ऑफ माई गर्लफ्रेंड्स पास्ट, उसमें मैथ्यू मैककॉनॉही हुए हैं। तो उसमें उसका एक अंकल है माइकल डगलस, जो कि बहुत बड़ा लड़कीबाज है, और बहुत शानदार लोग नहीं होते चश्मा लगा के जो दो लड़कियों के कंधों पर हाथ रख के चलते हैं। तो मैथ्यू मैककॉनॉही को सलाह देता है, कहता है रिश्ते जो होते हैं ना, रिश्ते जो सबसे कम परवाह करता है रिश्तों में, उसकी कदर सबसे ज्यादा होती है। तो लड़के ऐसे क्यों सुधर जाते हैं, वो इतना क्यों गिरे हुए होते हैं लड़के बेचारे, फोन करेंगे प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मैं सर तुम्हारा होना चाहता हूँ। सर ये एक प्यार ही हैं? एक ऐसी क्या है चीज़ ये? है, हैं? ये प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी सब कुछ बिल्कुल, जो अपनी डिग्निटी जो है ना, वो बिल्कुल अपनी इज़्ज़त रख देता है नीचे, जबकि नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं भी ऐसी बात कर रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि कमज़ोरी क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है ऐसा। या तो वो कैरेक्टर बिल्ड हुआ है कि इतना प्यार मिला है कि हम इतने ज़्यादा सेंटिमेंट है, इतने इमोशनल हैं। अगर सिंगल हैं तो सिंगल हैं, लेकिन जैसे ही कुछ मतलब अपना पसंदीदा औरत जो बताता है, आजकल ट्रेंड चल रहा है पसंदीदा औरत आती है, तो वो बिल्कुल ही गिर जाता है आदमी। मुझे ऐसा लगता है, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, अगर मैं साइकोलॉजी पे जाऊंगा, स्पेशली हिंदुस्तानी मर्दों की बात करता हूँ, अमेरिका में नहीं जाते हैं। हिंदुस्तानी मर्दों के साथ क्या होता है कि वो अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं, और प्रेम उन्होंने अपनी माँ से सीखा होता है, ठीक है ना। महिला के रूप में उनके जीवन में पहले उनकी माँ आती है, सबसे पहला। अपनी माँ के आगे तो गिरे हुए होते हैं, तो जब भी उनको कोई ऐसी महिला मिलती है जिसके पास वो अपने हृदय को सचमुच में देना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने माँ के लेवल तक ले जाते हैं उसको, इज्जत करने के मामले में, और वहीं उनकी गलती हो तो जाती है। ये बहुत बड़ी गलती है। ये तो बहुत बड़ी गलती है। माँ का दर्जा तो ऑब्वियस है। आप अपनी माँ के, जैसे आपने अपनी माँ के आगे सबसे ज्यादा गिर सकते हो कि मान यार ठीक है मार ले मुझे, कोई बात नहीं। जब कोई बंदी आपके दिमाग में एकदम जैसे हो ना कोई छा गई है बिल्कुल, तो आप उसके आगे फिर उतना ही गिरते हो, शायद कहीं ना कहीं और ज्यादा गिर जाते हो, क्योंकि आपकी माँ आपको उतना गिरने नहीं देती, उसके पहले ही आपको मना लेती कोई बात नहीं। पर वो महिला जो, उसके चक्कर में क्या होता है, बड़े परिवार बर्बाद हो गए। वो तो बिल्कुल गलत है। मुझे, मेरे ही भाई लोग हैं जो शादी हो रही तो कहते पता नहीं कैसी काली सी बंदी ले आए हैं पिताजी मेरे लिए, और शादी के 2 साल बाद उसी बंदी के लिए पिताजी गर्दन काट दें। कजिन ब्रदर्स हैं मेरे। जब शादी हुई, चूंकि अरेंज मैरिज थी, पता नहीं कैसी लड़की शादी करवा रहा है, ये करवा रहा है, बाप का दिमाग खराब। मेरे शादी हो गई, 2-3 साल बीत गया, अब तो बीवी के लिए बाप को सुना रहे हैं कि दिमाग खराब है तुम्हारा, ये नहीं ठीक है तुम्हारे अंदर, वो नहीं ठीक है तुम्हारे अंदर। तो देखा है मैंने अपनी आंखों से करते हुए लोगों को। तो ये तो जो आप बात कह रहे हो ना, मुझे इसके पीछे वही लगता है। मेरा जो पर्सनल कहना है, मेरा हमेशा ये कहना है कि हर लड़के को, जितने भी लड़के ये शो देख रहे हैं, अपने आप की सर की पगड़ी किसी महिला के कदमों में रखने से पहले 50,000 बार सोचिए, ठीक है। और मैं ये बात कहने से बिल्कुल नहीं झिझकता हूँ, कोई औकात नहीं है उसकी कि अपने सर की पगड़ी उसके पैरों में रखें। अगर वो रखवा रही है तो यार कम से कम वो तुम्हें डिजर्व तो नहीं करती, वो घटिया है, उससे दूर रहो, 2 टके की छिछोरी है, उससे दूर रहो। तो सीधी सी बात है, अग्री करते हैं अगर आप वो इससे? हाँ, अगर वो रखवा रही है तो ऑब्वियस है, क्योंकि अरे कोई यार आप मेरे को एक प्लीज मेरा फोन उठा लो, प्लीज बात कर लो मुझसे, पगड़ी तो रखवा रही है और क्या कर रही हो? एक सर एक कहावत भी यही है ना कि एक लड़की किसी को मतलब शेर बनाकर खुद शेरनी बनती है। उसको इतना मतलब प्रोटेक्ट करती है, इतना उसको मानती है, हाँ ये शेर है, मैं शेरनी हूँ। और एक होती है कि उसको कुत्ता बना देती है और खुद वो बन जाती है, जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, समझ गए होंगे। तो वो चीज़ है। अच्छा, उसको लगता है वो शेरनी बन रही है क्योंकि उसने हाँ, इसको कुत्ता बनाया, हाँ, और वो उसको भूल जाती है वो कि भूल जैसे ही कुत्ता बना तो तो वो क्या बन जाएगी। अपोजिट, हाँ, उसका हाँ, अपोजिट हो गया। हाँ, हाँ। तो आप अपने मर्द को शेर बनाओ आप। मेरे जान पहचान में मॉडल है एक लड़की, ठीक है, मॉडलिंग करती है, ठीक है। पर पति कैसा चाहिए? स्ट्रांग लेडी है। पति कैसा चाहिए? उम्र में 7-8 साल छोटा, 10 साल छोटा है पति। क्योंकि इनको पति नहीं, इनको कुत्ता चाहिए था जो रात को 2 बजे बोलूं ओ माय गॉड मुझे क्रेविंग हो रही है, तो वो आइसक्रीम फटाफट भाग के चाहिए। कुछ लेके आए, हाँ, ठीक है। जो अब जो मर्द है वो उसको बोले होगा मुझे क्रेविंग हो रही है, 2 बज रहे हैं, सो जा चुपचाप, दिमाग मत खराब कर, है ना। जो रियल मैन होगा तो बोलेगा पागल वागल है क्या, सो जा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, कुत्ता तो ये मिल गया है, पर मर्द भी चाहिए अब तो। आप समझ रहे हो ना, ये कुत्ता तो पसंद आया शुरू में क्योंकि मर्दों से बोर हो गई तो कुत्ता आया था, लेकिन अब मर्द भी चाहिए मेरे को क्योंकि अब मैं कुत्ते से बोर हो गया, कुत्ता तो है ही, काम तो आता ही रहता है। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन चल रही है जो दिखती है बाहर जगह पे। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है सर, हमारे साथ भी हुआ है कुछ कुछ एक 1-1.5 महीने पहले भी हुआ है, बहुत कन्फ्यूज्ड है। हाँ, हाँ, हाँ। लड़की स्टार्टिंग में फुल आप अटेंशन देती हैं, उसके बाद में हाँ, फिर हाँ। चीज़ें ऐसी होती है कि नहीं यार ये नहीं मिल रही, ये नहीं, पर वो परफेक्ट मेरा है। फॉर्मूला याद रखो ना, रिश्ते में जो कम से कम केयर करता है सबसे इज्जत उसकी होती है। लेकिन सर ऐसा होता नहीं है। आप तो समझदार हैं, आपने दुनिया देखी है। हाँ।
हमारा भी ऑलमोस्ट हो चुका है, हम 30 अराउंड आ चुके हैं। लेकिन होता क्या है ना कि सर बहुत जब ये सिचुएशन में हम ढलने जाते हैं ना, तब वो ऑटोमेटिकली चीजें हो जाती है, हम कंट्रोल करते हैं, रुके, लेकिन वो इतना प्यारा लगता है कोई इंसान सामने वाला कि हम पूरा अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं ये लोग। नहीं, और गलत। और अगली वो बार अपनी मम्मी को याद रखना कि मम्मी मेरे को बचा लेती है, न्यौछावर करने से पहले तो नहीं गलत करना मतलब। लेकिन अब क्या है आजकल का थोड़ा बहुत ज्यादा ना, लड़कियां ये कि परफेक्ट मेरे लिए ये है, भले ही प्यार इससे करती हूँ, हाँ। केयर इससे करती हूँ, खाना खाया, ये हुआ, लेकिन शादी मुझे उससे जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है, और जो धर्म के काम ना है वो बेकार जवानी है। क्या ये पर मैंने उस दिन मैं वही कह रहा था कि जो हिंदू बच्चे हैं, ठीक है, कि कई बार क्या होता है मुसलमानों की भीड़ आती है तो हिंदू बच्चे डर जाते हैं। उनको ना, उनके लिए मैं आज एक ऐसी बात बताता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है हर हिंदू बच्चे को याद रखना चाहिए। भगवान कृष्ण जब अर्जुन के साथ युद्ध के मैदान में खड़े थे तो सामने 11 अक्षौणी सेना थी, ठीक है, और इस तरफ 7 अक्षौणी सेना थी खाली, ठीक है, और सामने इतने बड़े बड़े योद्धा थे जिनको देख के बड़े बड़े मतलब उनसे लड़ने की हिम्मत साक्षात इंद्र भी नहीं कर सकते थे। भीष्म पितामह से और द्रोणाचार्य से, कर्ण से, अर्जुन उनके सामने खड़ा है ना। तुम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं भीड़ आ रही है 100 लोगों की, 500 लोगों की, और 4 हिंदू लड़के अकेले खड़े हैं। पहले तो हिंदुओं को शस्त्र होना चाहिए उनके पास, पहली शर्त यह है कि शस्त्र होना चाहिए, नहीं है शस्त्र तो इकट्ठा करिए, पहली शर्त ये है। भीड़ आ रही है 100 लोगों की, अपना शस्त्र उठाइए, आंखें बंद करिए और भगवान कृष्ण को याद करिए। हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्यो भोक्ष्यसि महीम तस्मा दुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। कि तलवार है, तलवार निकालिए, भीड़ आ रही है सामने से, और अपने आप से बोलिए कि मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, जिएंगे तो धरती पे राज करेंगे। आंखें बंद करिए और युद्ध का निश्चय करके घुसिए कि अब मैं जब जिंदा रहूंगा तभी लौटूंगा। और अगर हिंदुओं ने ये करना शुरू कर दिया, ये सिखाना पड़ेगा, हाँ, ये स्कूल या फिर हाँ, ये अगर हिंदुओं ने ये नहीं करना शुरू किया तो बार बार आप मारे जाओगे, बार बार कमलेश तिवारी गर्दन कटेगी, बार बार वो जो बेचारा जो कपड़े प्रेस करता था कन्हैया लाल, ऐसी गर्दन कटती रहेंगी। अगर कन्हैया लाल के बेटे के पास हथियार होता तो क्या आके मारता नहीं उनको? किसने कहा उसको हथियार मत रखो अपने घर में? आप समझिए ना बात को। तो आपके पास पहली शर्त है हथियार होना चाहिए, दूसरी शर्त है भगवान कृष्ण का वो ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो मंत्र आपको बड़ी ताकत देगा। अगर आपने वो मंत्र बोला मन ही मन और आपने तलवार निकाल ली, अगर आप मृत्यु को अपने बगल में रख के चल रहे हो लड़ने के लिए, तो क्या पता आप जीत ही जाओ, क्योंकि आप तो कह रहे हो मरूंगा तो स्वर्ग मिलेगा, बात खत्म हो गई उसी पे। जीऊंगा तो यहां राज करूंगा। आओ लड़ते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। हिंदुओं को तो अपने ही देवी देवता भूल जाते हैं, उनको तो याद नहीं, उनको तो सेक्युलरिज्म और शाहरुख खान मैं शाहरुख खान का फैन हूं और सलमान भाई के लिए मैं कुछ भी करूंगा, इस चक्कर में पड़े हैं बेचारे। उनको तो यही नहीं पता उनका रियल हीरो तो भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण है, वही तो चीज समझानी, वही तो पेरेंटिंग का वो है। हमारे जो असली हीरो उनको हम इग्नोर करते हैं। भीम तुम्हारा हीरो है, भीम लगातार महाभारत में, मुझे अर्जुन से ज्यादा भीम पसंद है, कंफ्यूज नहीं है। हाँ, अर्जुन तो कंफ्यूज है कि भैया हाँ। भगवान मारू नहीं मारू। भीम का तो है कि मेरी बीवी को तूने छुआ कैसे, बात खत्म हो गई मेरे लिए वहीं पे, अब मैं चीर के रख दूंगा एक एक को, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, होगी बात खत्म। अच्छा, क्या भीम नहीं मारा जाता? बिल्कुल मारा जा सकता था भाई। भगवान कृष्ण ने किसी को गारंटी थोड़ी दी थी युद्ध से पहले कि तुम पांचों बच जाओगे, बाकी सब मर जाएंगे। कब किसी को नहीं बोला उन्होंने। हम जब कहानी देखते तो हमें लगता है, चूंकि हमें पहले से पता है कि बच जाएंगे, लेकिन अगर आप एकदम निर्विकार होके देखो, हाँ, जिसने पढ़ाई नहीं हो उसको थोड़ा लगेगा बच जाएंगे भाई, उसको लगेगा भाई सामने देख कौन कौन आ रहा है तेरे से लड़ने के लिए। तो अगर भगवान कृष्ण के मंत्र लोग याद रखें लड़ने से पहले, है ना, भगवान शंकर को याद रखें, मतलब भगवान शंकर जैसा योद्धा शायद ही कोई होगा। भगवान शंकर के साथ योद्धा भी हैं, निर्विकार भी हैं, अपने उससे भी रहते हैं, किसी के कुछ चाहिए भी नहीं उनको, अपने पास है जो सबको दे भी देते हैं, गांजा भी पी रहे हैं। उनसे बड़ा हीरो कौन है तुम्हारे लिए यार? अफेयर भी चलाते हैं, मतलब वो बंदा, एक ही बीवी है जो बार बार मर के उस बंदे को ढूंढ रही है, मर जाती है, अगला जन्म पाती, फिर ढूंढती है कहां गया वो बंदा। इतना बड़ा हीरो कौन होगा लाइफ में यार? भगवान शिव से बड़ा हीरो कौन है? किसी, मतलब भगवान शिव आज तक कभी उन्होंने नहीं बोला कि मेरे को किसी लड़की से प्रेम है। पार्वती जी बेचारी मरती हैं, अगला जन्म लेती है, फिर ढूंढती है कहां गया वो बंदा। तो ऐसे बनो ना जहां पे बंदी आपके पीछे घूम रही है। भगवान शिव से बड़ा उदाहरण किसी के पास नहीं, सबसे बड़ा उदाहरण भगवान शिव है कि उनके पीछे तो मतलब बताओ जन्म जन्म के पीछे पड़ी है कि बंदा कहां गया मेरा, ढूंढ के लाओ उसको। और ताकत इतनी कि मतलब जैसे एक बार राहुल गांधी संसद में भाषण दे रहा था कि भगवान शिव त्रिशूल गाड़ के तपस्या में बैठते हैं। त्रिशूल गाड़ने से पहले वो वध करके लौटे हैं, तभी त्रिशूल गाड़ा हम तपस्या के लिए। जब उन्होंने देखा सब मर गए, अब कुछ नहीं बचा, तब वो त्रिशूल गाड़ते हैं कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं, अब सेफ है सब कुछ। अब तुम कह रहे हो नहीं वो अहिंसक नहीं है, अहिंसक है। वो आधा अधूरा क्या ज्ञान है बात ना। कर रहे हो यार, अहिंसक है भगवान शिव, अहिंसक हो गए, हद हो गई भाई साहब। भगवान राम कहते हैं कि मेरे भुजाओं का बल पानी हो जाए अगर ऋषि मुनियों को राक्षस परेशान करेंगे तो। भगवान राम कहते हैं मेरे भुजाओं का बल पानी हो जाए अगर ऋषि मुनियों को राक्षस परेशान करेंगे तो। ऐसा बताओ आपका योद्धा भगवान राम। इतने राक्षस उन्होंने मारे रामायण में
कि महाभारत आते आते केवल 3-4 राक्षस मिलते हैं आपको, हिडिंबा हिडिंब मिलेंगे, बकासुर मिलेगा, और कोई नहीं राक्षस है। उन्होंने राक्षस योनि समाप्त कर दी रामायण में ही। भगवान राम इतने राक्षसों को मारा उन्होंने, सोचिए। राक्षस एक योनि थी पूरी, कि राक्षस नाम के लोग होते थे, कि राक्षस योनि से आता है, ये इंसानों को कैनिबलिस्टिक, इंसानों को खाता है। भगवान राम ने इतनों को मारा कि महाभारत आते आते आपको जंगलों में छुपे छुपे राक्षस मिलता है, कोई हिडिंब हिडिंब जंगलों में छुपे हैं, बकासुर कहीं जंगल में छुपा है, ये राक्षस सब खत्म हो गए, सबको निपटा दिया भगवान राम ने अकेले ही। जब बजरंग बली वो मुद्रिका दिखाते हैं माता सीता को कि ये भगवान राम की मुद्रिका, तो बोलते अच्छा तो तुम मतलब तुम्हें भगवान राम ने, एक तो रामचरितमानस को थोड़ा वो करके वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए लोगों को, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब वो मुद्रिका दिखाते हैं तो माता सीता उनको बोलती हैं कि इंद्र की पत्नी को यदि रावण उठा लेता तब भी क्या पता बच जाता वो, पर उसने राम की पत्नी को उठाया है, इसका वध तो निश्चित है। ठीक है, पहले तो ये बोलती हैं। दूसरा फिर बोलती हैं कि राम ने अपने क्रोध से समुद्र को सुखाया कि नहीं सुखाया। पत्नी का भरोसा, जो आप कह रहे हो ना कि शेरनी बन जाती है, और शेर वाली बात है, उनका भरोसा देखिए अपने पति पे। कहते राम के बाहुबल ने समुद्र को सुखाया कि नहीं सुखाया अब तक, मैं इतने महीनों से यहां पड़ी हूं, क्या कर रहे हैं राम, मतलब हिम्मत देखो उस बंदी की, कि पूछ रही है कहां है मेरा पति, इतने महीनों से मैं यहां पड़ी हुई हूं। तो बजरंगबली कहते हैं नहीं अब वो आ रहे हैं, आपकी खबर लेने ही आया था मैं। तो हमारे यहाँ तो आज की मेरी आपकी माताएं बहनों का चक्कर पता है क्या पड़ गया है, बाहर मत जाओ बेटा, घर से मत निकलो, कहीं मर ना जाओ। क्यों माताएं रोक रही भाई? एक जमाने में माताएं तलवार पकड़ाती थी कि ये ले तलवार, जा, तिलक लगा के भेजती थी। अब माताएं बहनें बोलती नहीं क्या बात, पड़ोसी से लड़ाई में निकलने दे रही हैं, हमें झगड़ा नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए तुम्हें झगड़ा भाई, क्यों नहीं चाहिए? ह्यूमिलिएट होके जीने से अच्छा मर जाए बंदा। ये मेरे पिताजी कहते थे। जब मेरे पिताजी ऐसे, मतलब मेरे पिताजी को मेरे गांव में आसपास कहते हैं नंगा आदमी है। हमारे यहाँ नंगा मतलब ऐसा आदमी जिसने अपने कपड़े खुद उतार दिए हों। तो मेरे पिताजी को पंगा नहीं लेता था, क्योंकि वो सामने 50 लोग हैं, 200 लोग हैं, वो चले जाते थे, भीड़ के अंदर घुस जाते थे। और अगर गांव में छप्पर उठाना होता था तो जो सबसे आगे चलता है सबसे ज्यादा उसके हाथ में चुभते हैं, क्योंकि उसमें सरपत और बांस लगा होता है तो बहुत चुभता है। तो जब छप्पर था उसमें मेरे पिता सबसे आगे होते थे, क्योंकि सबसे उनके हाथ में सबसे आगे जो चलता है उसके हाथ में चुभता है, उससे आगे उसमें भी होते थे वो। तो मेरे पिताजी कहना है कि जो अगर आपको ह्यूमिलिएट होकर जीना है, इससे अच्छा मत जियो, क्या करोगे जी के फालतू में, है ना। जिंदगी क्या था, जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही ना। मजा आया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत पक्का ना? बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे, बहुत कुछ। अच्छा, आप मिले हमारे भाई इंद्रजीत से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू। आप मिले हमारे भाई इंद्रजीत से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।